मेरी माँ उनकी छठी पत्नी है, कोई कॉन्क्यूबाइन तो नहीं थी ना, शादीशुदा पत्नी थी। तो बहुत छोटी उम्र से मैंने अपने अंदर ये एक स्ट्रेंथ डेवलप कर ली कि अगर मेरे माता-पिताओं ने कुछ गलती की या मेरी माताओं और पिता ने कुछ गलती की, तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जब हम स्कूल में थे, मैं 8वीं में पढ़ती थी, तो मेरे फ़ादर को वो केस हार गए थे डालमिया जे नेविस का, तो उनको जेल जाना पड़ा। 2 साल का उनका जेल था, सारे अखबारों में सब वो बहुत बड़ा एक स्कैंडल था, एक स्कैम था जिसको आजकल तो हर दिन स्कैम होते हैं। उन दिनों में बहुत एक सोशल स्टिग्मा था ये, कि रामकृष्ण डालमिया जेल्ड फॉर 2 इयर्स। और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि कैसे मेरी माँ मेरे फ़ादर को मिली। उन दिनों में एक बड़ा रोमांटिक सा एक रिलेशनशिप नेहरू के साथ इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। नीरो के नाम से चिट्ठियाँ लिखती थी नेहरू को। और वो ज़माना कुछ और था, रोमांटिसिज़्म था, आइडियलिज़्म था। ये जो लीडर्स थे, इनमें एक भावुकता थी, एक ह्यूमैनिटेरियन पना था। नेहरू अपने इतने व्यस्त और इतने चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में चिट्ठी का जवाब दिया करते थे। वो चिट्ठियाँ सब हमारे पास मौजूद हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जी, जी। तो उस वक़्त जवाहरलाल ने इनको ये कहा, एक चिट्ठी दी और कहा नागपुर में मौलाना आज़ाद से जाके मिलो और तुम्हारे जैसी लड़कियों की हमको ज़रूरत है और जाके फ्रीडम मूवमेंट जॉइन कर लो। एक तरफ वो चिट्ठी और दूसरी तरफ ये लखनऊ जाती हैं और वो इनको प्राइज़ मिलता है और मेरे फ़ादर इनको मिलते हैं और वहीं से उनको बेतहाशा इश्क हो जाता है दिनेश नंदिनी डालमिया से। कि जो क्वालिटी आपको किसी आदमी को एक औरत की तरफ अट्रैक्ट करती है, जब वो औरत को हासिल कर लेता है, ये उसी क्वालिटी को नाश कर देता है। उसके बाद मेरे फ़ादर को जेल हो गई उनको। जेल भी एक विचित्र तरह की जेल थी क्योंकि सारे इनको कन्वीनियंसेस थे, तो वो अर्विन हॉस्पिटल में वो 2 साल की जेल थी जिसमें 2 ढाई महीने वो तिहाड़ में रहे होंगे, बाकी अर्विन हॉस्पिटल में आ गए। तो उनका अपना एक कमरा था, उनके अटेंडेंट्स थे, उनके घर से नौकर जाता था, वहाँ एक 24 घंटे अटेंडेंट रहता था और खाना घर से जाता था, तो एक दिन मेरे यहाँ से जाता था, हमारी अम्मा बनाती थी और एक दिन वो सरस्वती के घर से जाता था। कि जिस साल मैं पैदा हुई थी, तो मेरे पिता ने अनाज छोड़ दिया था कि कस्तूरबा नहीं होती तो गांधी महात्मा नहीं बनते। मैं गांधी जी को मोस्ट ऑर्डिनरी मैन पे रखती हूँ। गांधी जी को मैं महात्मा के तौर पे नहीं रखती। मैं गांधी जी को योगी कह सकती हूँ, फिलोसोफर कह सकती हूँ, सोशल रिफॉर्मर कह सकती हूँ, एक प्रोग्रेसिव लिबरल कह सकती हूँ, मैं स्कॉलर कह सकती हूँ, लेकिन मैं गांधी जी को महात्मा का दर्जा मैं नहीं दे सकती। गांधी जी ने हमको स्वतंत्रता दिलवाई, वो उसमें बहुत बड़े वो एक लीडर थे उसमें, लेकिन अकेले गांधी जी ने हमको स्वतंत्र नहीं किया। ब्रह्मचर्य का उन्होंने प्रण लिया, सारी उम्र औरतों से घिरे रहे। तो ब्रह्मचर्य केवल कस्तूरबा के लिए घिरे जो रहे। ब्रह्मचर्य का घिनौने इन्होंने प्रयोग किए औरतों के साथ में, जो कि मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने खुद अपनी जीवनी में कहा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उन्होंने जो सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज ब्रह्मचर्य जो किए, नग्न छोटी लड़कियां जो उनकी एक ग्रैंड चाइल्ड और एक मन्नू और एक वो मीरा या जो भी नाम था उसका, दोनों उनके बिस्तर में रात को नग्न सोती थी आश्रम में, जो इनके एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग थे। बात अब तक जा चुकी थी और बाकी जाने के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। या नोआखाली में चारों तरफ राइट्स हो रहे थे और गांधी जी के प्रयोग वहाँ नोआखाली में कैंप में चल रहे थे। ठीक है। अच्छा, ये मत समझिएगा कि मैं लिबरल नहीं हूँ, दिमाग में आई एम बीइंग मॉरलिस्टिक या नैरो माइंडेड। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं, आपने उस वक्त ये मनस्थिति समझी कि वो मन्नू और उस दूसरी बच्ची का क्या रहा होगा, उसका दिमाग का संतुलन। उसका जवाब मेरे पास ये है कि देखिए, आप ग्रीक माइथोलॉजी, इंडियन एथिक्स, रोमन माइथोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, कहीं कहीं भी आप ढूंढ लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रसंग आपको नहीं मिलेगा कि माँ और बेटे में एक सेक्सुअल प्यार नहीं रहा हो या इंटरेक्शन नहीं रहा हो।
नमस्कार, साहित्य तक के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज अतिथि के रूप में मेरे साथ मौजूद हैं नीलिमा डालमिया आधार जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नीलिमा जी जानी-मानी समाज सेविका, बौद्धिक चिंतक और लेखक के रूप में सक्रिय हैं। आपकी जो पहली पुस्तक थी फादर डियरेस्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर.के. डालमिया, वह आपके पिताजी पर लिखी आपकी पहली पुस्तक थी, जिसने छपते ही भारतीय और दुनिया भर के बाज़ारों में खासकर औद्योगिक घरानों में और भारत की जो सामाजिक सुचिता है वहाँ पे एक तरह से अलग तरह का प्रहार किया था। दूसरी पुस्तक मर्चेंट्स ऑफ डेथ, यह पुस्तक आपकी आई, ये भी काफ़ी चर्चित पुस्तक थी। तीसरी पुस्तक आपकी रही द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा। जैसा कि आप जानते हैं यह महात्मा गांधी की अर्धांगिनी पर लिखी गई अपनी तरह की एक अनूठी पुस्तक है। और चौथी पुस्तक राधा द प्रिंसेस ऑफ बरसाना। ये पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। कुछ पुस्तकों का इनमें से संभवतः हिंदी में अनुवाद हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन नीलिमा जी का जो जीवन है, उनका जो लेखन है, उनका जो बचपन है, उनकी जो सामाजिक व्याप्ति है, उनके नाम के साथ नीलिमा के साथ-साथ डालमिया और आधार भी लगा है। इसके अलावा आपकी जो माताजी थी, पिताजी रामकृष्ण डालमिया जी देश के जाने-माने उद्योगपति थे। माताजी दिनेश नंदिनी डालमिया जी बहुत चर्चित साहित्यकार रही हैं और उन्होंने जितना भी लिखा वह एक धरोहर की तरह से स्त्रीवाद के मुखर स्वर के रूप में उसको देखा जाता है। हम नीलिमा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं साहित्य तक। बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम शुरुआत से क्योंकि आप के जो साक्षात्कार में आपसे बातचीत करने से पहले कुछ जगहों पे जब ढूँढ रहा था, इन पुस्तकों के अलावा कुछ परिचय ढूँढ रहा था, तो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो फादर डियरेस्ट में आपने लिखा है और जो लोग लिखने का साहस नहीं कर पाते हैं सामान्य तौर पर, आपने उसको भी दर्ज किया है, पारिवारिक तथ्यों को। आपके बचपन की जो स्मृतियाँ हैं, जो आपको मैं कहूँ कि अतीत में जाइए और वहाँ से मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें शुरू करिए जिनमें उन स्मृतियों में आपके पिताजी भी और आपकी माताजी की भी बात हो और कौन से वो संस्कार और स्थितियाँ थी जिन्होंने आपको लेखक बना दिया? इसमें कई प्रश्न जुड़े हुए हैं जय। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगी कि मैं अपने पिता की छठी पत्नी की चौथी संतान हूँ। 11 हम लोग इसमें कन्याएँ हैं और 18 हम कुल मिला के भाई-बहन हैं। और मेरी अम्मा दिनेश नंदिनी डालमिया जी, जो कि जिस वर्ष उनकी डेथ हुई, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 46 किताबें उनकी प्रकाशित हुईं और मेरे पिता रामकृष्ण डालमिया जी, जिनकी सबसे मैं समझती हूँ ऊँची पहचान ये है कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले हिंदुस्तानी मालिक थे। तो परवरिश ऐसे घर में हुई सब चीज़ से संपन्न, लेकिन बिना पिता के। क्योंकि जब मैं पैदा हुई, मेरे पिता 57 इयर्स के थे और तब तक मेरी माँ का और उनका एक तरह से बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया था। तो ब्रोकन होम, डिस्फंक्शनल फैमिली जिसको कहते हैं, उसमें हम 7 भाई-बहन हुए। मेरी माँ अव्वल दर्जे की रोमांटिक कवित्री, जिनकी दुनिया वो राधा के श्रृंगार में और मीरा के रस में डूबी हुई थी। और हम सातों भाई-बहन एक से एक उग्र, पिता के जीन्स अगर रहे होंगे तो एक से एक बदतमीज़ और बदमाश, इफ आई कैन यूज़ दैट वर्ड। उनको पालने, बड़ा करने में
जो सब चुनौतियाँ हमारी अम्मा को आईं, मुझे कस्तूरबा की बहुत सी झलक उनमें नज़र आती है। और जब मैंने कस्तूरबा का ज़िक्र करने के पहले मैं कहती हूँ कि 2 चीज़ें मुझे विरासत में मिलीं कूट-कूट के। मेरे पिताजी का साहस और मेरी माँ का रोमांटिसिज़्म और लिखने की एबिलिटी। अ, स्कूलिंग आपकी कहाँ हुई और आपको कब ये पता चला कि आप मतलब जैसे परिवार का जो परिवेश था वो तो आप जान रहे हो, लेकिन आप की माताजी से जो भी पिता का मनमुटाव रहा हो या उनके बीच जो दूरियां रही हों, स्कूल में आपको किस तरह से आपके सहयोगी, सहकर्मी, छात्र या दोस्त, सहेलियां ट्रीट कर रहे थे? क्योंकि आप अंततः एक ऐसे परिवार से जुड़ी थी जो इसने भारत के औद्योगिक जगत का परिदृश्य बदला था। जी। आज़ादी के दौर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो झगड़ा, एक तरह से हम कहेंगे कि रामकृष्ण डालमिया जी का झगड़ा हुआ और वो बहुत चर्चित एक औद्योगिक टकराव था स्वतंत्रता के तुरंत बाद का, जो एक प्रधानमंत्री का एक बड़े औद्योगिक घराने से था। तो मुझे लगता है कि तमाम तरह की स्थितियाँ रही होंगी, आपका जो बचपन का परिदृश्य रहा होगा जैसा कि आप कह रही हैं। ये तो संस्कार की बात है कि आपके अंदर जो गुण है वो पिता का साहस और माँ का रोमांस वो आया। लेकिन इसके अलावा जो बाहरी परिस्थितियाँ थी, सामाजिक परिस्थितियाँ थी, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उसने भी आपको उस दौर में बहुत प्रभावित किया होगा। क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद की ये सारी स्थितियाँ हैं। एक तरफ उतना ताकतवर नेहरू घराना, दूसरी तरफ आपका खुद का इतना बड़ा औद्योगिक घराना और उसमें भी टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर मालिकाना हक है तो उस ज़माने का सबसे बड़ा अखबार। तो मीडिया, साहित्य, व्यवसाय और सियासत, इन चारों की जो टकराहट थी उसके बीच आपका बचपन और प्लस आपकी पारिवारिक जो स्थितियाँ हैं। तो पहले तो मुझे जय ये बहुत बरसों बाद ये एहसास हुआ कि हम कुछ अजूबे हैं, कि ऐसे लोग, मतलब मैं किसी और को नहीं जानती जिनकी 6 विमाताएँ थी या 5 और जिनके 17 भाई-बहन थे। और कॉन्वेंट स्कूल में हम लोग पढ़े, कुछ मेरे सौतेले भाई-बहन भी उसी में पढ़ते थे। तो शुरू से विमाताओं में कभी भी कोई प्रेम नहीं था, हो भी नहीं सकता है। और इनके इस जनरेशन में भी हम लोगों से सब एक तरह से बैर रखते थे। तो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, उस स्कूल में मेरे पिता की भी एक वो विचित्र तरह की एक मेंटालिटी थी कि वो चाहते ही नहीं थे कि इनकी स्त्रियाँ आपस में मिलें और इनका कोई अच्छा रिलेशनशिप हो। और बच्चों को भी वो अलग रखना चाहते थे, ये मुझे कभी आज तक समझ में नहीं आया, उनका क्या इसके पीछे सोच थी। तो एक तो वो एक चैलेंज कि स्कूल में जाके, और बच्चे आप सोच सकते हैं कि कितने क्रूर होते हैं बच्चे। लेकिन मुझे कभी ये ऐसे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं किसी तरीके से गुनहगार हूँ। कि अगर मेरे माता-पिता की स्थिति ऐसी कोई विचित्र स्थिति है कि मेरी माँ उनकी छठी पत्नी है, कोई कॉन्क्यूबाइन तो नहीं थी ना, शादीशुदा पत्नी थी। तो बहुत छोटी उम्र से मैंने अपने अंदर ये एक स्ट्रेंथ डेवलप कर ली कि अगर मेरे माता-पिताओं ने कुछ गलती की या मेरी माताओं और पिता ने कुछ गलती की, तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो मैं क्यों अपना मुँह छुपाऊँ? तो एक वो बोल्डनेस मेरे में हमेशा थी। जब हम स्कूल में थे, मैं 8वीं में पढ़ती थी, तो मेरे फ़ादर को वो केस हार गए थे डालमिया जैन एयरवेज़ का, तो उनको जेल जाना पड़ा। 2 साल का उनका जेल था, सारे अखबारों में सब वो बहुत बड़ा एक स्कैंडल था, एक स्कैम था जिसको आजकल तो हर दिन स्कैम होते हैं। उन दिनों में बहुत एक सोशल स्टिग्मा था ये कि रामकृष्ण डालमिया जेल्ड फॉर 2 इयर्स, छोटे से हम थे। तब भी मेरे अंदर कभी भी ये कुंठा नहीं उठी या ये एक एक एम्बैरेसमेंट नहीं हुई कि मैं अपने साथियों को कैसे फेस करूँगी।
तो बहुत छोटी उम्र से मेरे अंदर ये साहस था। अच्छा, मेरी माँ तो डरपोक थी, रोमांटिक्स डरपोक होते हैं, और ट्रेजेडी उनका गहना था। तो वो उनका मैंने नाम ही मीना कुमारी रखा हुआ था। उनको मैं छेड़ती भी थी, और मेरी माँ का जो मैं आपको बताऊँगी कि जब मेरे फ़ादर से उनकी शादी हुई, तो 2 साल तक उन्होंने उनके साथ पत्र और कॉरेस्पॉन्डेंस की। और वो वही समय था जब मेरी माँ ने जवाहरलाल नेहरू के साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दी थी। तो मेरे नाना मॉरिस कॉलेज नागपुर में इंग्लिश लिटरेचर के डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर हेड थे। और मेरी माँ शुरू से लिखती रहीं, 6 साल 7 साल की उम्र में उनकी पहली कविता छापी गई। और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि कैसे मेरी माँ मेरे फ़ादर को मिलीं। उन दिनों में एक बड़ा रोमांटिक सा एक रिलेशनशिप नेहरू के साथ इन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया। नीरो के नाम से चिट्ठियाँ लिखती थी नेहरू को। और वो ज़माना कुछ और था, रोमांटिसिज़्म था, आइडियलिज़्म था। ये जो लीडर्स थे, इनमें एक भावुकता थी, एक ह्यूमैनिटेरियन पना था। नेहरू अपने इतने व्यस्त और इतने चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में चिट्ठी का जवाब दिया करते थे। वो चिट्ठियाँ सब हमारे पास मौजूद हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जी, जी। नीरो के नाम से एक रोमांटिक उन्होंने एक रिलेशनशिप अपने दिमाग में ज़्यादा रोमांटिक रहा होगा, पता नहीं नेहरू के दिमाग में क्या था। और मैं नेहरू इसलिए कहती हूँ कि हमारे घर में नेहरू ही कहा जाता है। जवाहरलाल जी मेरे मुँह से निकलता ही नहीं है। नेहरू जी को ये वर्धा मिलने गईं। उस वक़्त इनकी शादी हुई नहीं थी। उसी दौरान एक इनकी कविता, एक सक्सेरिया प्राइज़ करके मेरी विमाता सरस्वती जी ने लखनऊ से एक प्राइज़ निकाला था हिंदी साहित्य का। तो मेरे नाना ने मेरी माँ की कविता उसमें एंटर कर दी। वो सिलेक्ट हो गई फर्स्ट प्राइज़ के लिए। उसके बीच मेरी अम्मा वर्धा गईं नेहरू जी से मिलने के लिए, और उस वक़्त उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा था कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे अपने साथ रख लीजिए। तो बड़ा बड़ा सुंदर सा एक ख़त नेहरू जी ने वापस जवाब दिया कि तुम मुझे वर्धा मिलने आओ। तो जब वो मिलने गईं, तो उनके लिए तो वो जैसे ईश्वरीय, इट वाज़ अ एक्सपीरियंस फॉर हर। और जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कोमल क्या गुलाब जैसे कोमल उनके तलवे, मैंने कहा ये सब आपने ना इमेजिन किया था, ये कोई जवाहरलाल के तलवे ऐसे कोमल नहीं रहे होंगे। खैर वो तो उनकी और मेरी चलती रहती थी। तो उस वक़्त जवाहरलाल ने इनको ये कहा, एक चिट्ठी दी और कहा नागपुर में मौलाना आज़ाद से जाके मिलो, और तुम्हारे जैसी लड़कियों की हमको ज़रूरत है, और जाके फ्रीडम मूवमेंट जॉइन कर लो। एक तरफ वो चिट्ठी और दूसरी तरफ ये लखनऊ जाती हैं, और वो इनको प्राइज़ मिलता है, और मेरे फ़ादर इनको मिलते हैं, और वहीं से उनको बेतहाशा इश्क हो जाता है दिनेश नंदिनी डालमिया से। तो वहीं से उन्होंने उनको चिट्ठी लिखना शुरू कर दी। अब मेरी माँ बीइंग माय मदर, वो भी चिट्ठियाँ का जवाब देती रही होंगी रोमांटिकली। 2 साल तक ये चलता रहा, और इन्होंने इनको शादी का प्रस्ताव दे दिया। तो ये तो बौखला गई कि 5 बीवियों का ये शादीशुदा ये इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को क्या समझता है, मुझे ये शादी के लिए प्रस्ताव दे रहा है, ये वो। इस वो चौराहे पे आई वो कि एक तरफ रामकृष्ण डालमिया का शादी का प्रस्ताव, और दूसरी तरफ मौलाना आज़ाद के साथ जाके फ्रीडम मूवमेंट जॉइन कर लेना। उन्होंने दुर्भाग्य से और मेरे नाना के प्रेशर में आके, और उन्होंने मेरे फ़ादर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आपने दुर्भाग्य क्यों कहा? वो इसलिए मैंने कहा कि मेरी माँ की जो शख्सियत थी, अपने ज़माने में राजस्थान की सबसे पहली वुमन ग्रेजुएट, महिला सशक्तिकरण पे इन्होंने लाखों लेख लिखे, लाखों तो खैर मैं गलत कह रही हूँ, कई लेख लिखे। इनकी कविताओं में एक वो प्रेरणा थी, एक विमेन्स एम्पावरमेंट की। उस सोच की महिला को ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़ी, या करी उन्होंने अपने चॉइस से, जिन्होंने उनकी शख्सियत को बिल्कुल दबा के पिंजरे में बंद कर दिया, और इनको अपने आप को पूरा एक मारवाड़ी समाज में पूरा अपने आप को री-इन्वेंट करना पड़ा, जो कि वो कभी जिसके खिलाफ लड़ती रहीं वो, वही वो बना दी गईं।
तो उनका लिखना बंद करवा दिया उन्होंने। और मैं कई बार कहती हूँ कि एक साइकोलॉजी का एक अजीब तरह का एक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि जो क्वालिटी आपको किसी आदमी को एक औरत की तरफ अट्रैक्ट करती है, जब वो औरत को हासिल कर लेता है, ये उसी क्वालिटी को नाश कर देता है। अब मुझे नहीं मालूम ये क्या एक मेल साइकी का एक ये डोमिनियरिंग पना है या एक पैलियोलिथिक वो ओल्ड एज का है कि द मैन हैज़ टू बी द डोमिनेटिंग पार्टनर। तो उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो उनकी एक हस्ती थी, उनका लेखन, वो इन्होंने ख़त्म करा दिया। फिर हम सब बच्चे हुए। अच्छा, पहले 5-6 साल जब इनकी शादी हुई मेरे पिता से, तो एकदम इश्क में जैसे कोई पागल होता है उस तरह के ये थे, जो वो कहती थी वो करते थे। तो बाकी सब घबरा गए। पहली बात तो कि एक इकोनॉमिक एक और पत्नी का मतलब वो विभाजन होगा इकोनॉमिकली, हमको तो नुकसान होगा। तो वो तो एक था ही, ऊपर से एक औरत की औरत से ईर्ष्या की ये कौन आ गई जिसका सारा कंट्रोल है इनके ऊपर, जिसके सोचे बिना ये कुछ करता नहीं है। ऐसा एक घिनौना षड्यंत्र रचा गया मेरी माँ के खिलाफ। अच्छा, क्योंकि वो रोमांटिक थी, क्योंकि उनको अपने कविता और अपने इस स्वप्निल दुनिया से वो कभी बाहर निकली नहीं, तो उन्होंने उस ट्रेजेडी को, उस सप्रेशन को भी एक ट्रेजेडी को ओढ़ लिया कि चलिए ये मेरा एक कार्मिक वो है, और अंदर अंदर घुटती रही। उसके बाद मेरे फादर को जेल हो गई उनको। जेल भी एक विचित्र तरह की जेल थी, क्योंकि सारे इनको कन्वीनियंसेस थे। तो वो अर्विन हॉस्पिटल में वो 2 साल की जेल थी, जिसमें 2 ढाई महीने वो तिहाड़ में रहे होंगे, बाकी अर्विन हॉस्पिटल में आ गए। तो उनका अपना एक कमरा था, उनके अटेंडेंट्स थे, उनके घर से नौकर जाता था, वहाँ एक 24 घंटे अटेंडेंट रहता था, और खाना घर से जाता था। तो एक दिन मेरे यहाँ से जाता था, हमारी अम्मा बनाती थी, और एक दिन वो सरस्वती के घर से जाता था। और मैंने आपको ये पहले बताया था, जो मैं दोहरा रही हूँ, कि जिस साल मैं पैदा हुई थी, तो मेरे पिता ने अनाज छोड़ दिया था कि जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, हम अनाज ग्रहण नहीं करेंगे। तो वो ख़ास एक खाना बनाती थीं, कोई पता नहीं कौन से फल निचोड़ के और कौन सा दूध फाड़ के और कुछ-कुछ, जिसमें कोई अनाज का अंश नहीं होता था। तो क्योंकि उनको मेरी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद था, तो ये सब अब मैंने खुद देखी हुई ये बातें हैं, और मैं कह रही हूँ एक बहुत बड़ी बात, एक तरह से मैं एक लांछन लगा रही हूँ और एक एक्यूज़ेशन कर रही हूँ। कुछ उनके खाने में मिला दिया गया, जो कि बाद में टेस्ट करने पे पता लगा, क्योंकि खाना एक दिन वहाँ से जाता था, एक दिन हमारे यहाँ से जाता था, कि इस खाने में धतूरा था। और वो 24 घंटे तक बेहोश रहे, और जब वो उठे, तो उनका कहा गया कि दिनेश नंदिनी के घर से जो खाना आया उसमें धतूरा था, और आपको वो मारने की कोशिश कर रही थी। और उसका उन्होंने मोटिव ये निकाला कि हमारे घर में एक बड़ा खूबसूरत सा एक नौजवान हमको मैथ्स पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर आता था। वो आगरा का रहने वाला था, और बहुत एक देवानंद टाइप की उसकी शख्सियत थी, गाता भी था और सब कुछ करता था वो। तो हमारी अम्मा के पीछे जैसे मेमना छोटा-सा एक पपी नहीं, पीछे-पीछे उनका पल्ला ओढ़ के वो रहता था। हमसे कुछ, मैं तो छोटी थी, बट 18-20 साल का वो रहा होगा। तो उनको ये कन्विंस कर दिया गया कि दिनेश नंदिनी का इस लड़के के साथ में रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट है, और इसलिए वो आपको मारना चाहती थी। तो वो दिन जब वो जेल से आए वापस बाहर, हमारे यहाँ आए, और आके उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि आज से हम इस घर में न खाएँगे, न पिएँगे, न आएँगे, और न हम यहाँ कभी सोएँगे। तो वो दैट वाज़ द ब्रेकिंग पॉइंट। तो अब आप समझिए कि हम सब ग्रोइंग अप चिल्ड्रन, कोई टीनेजर्स, कोई बिलो टीनेजर्स, सब, मैं अपनी कह रही हूँ, मैं 8वीं में पढ़ती थी, 14-15 साल की मैं थी। तो वो एक स्कार, एक इंजरी जो दिमाग में हुई, उससे उभरे तो सही, मैं तो उभरी, मैं तो अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग समझती हूँ अपने भाई-बहनों में। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि दिमाग का एक जो विकास हुआ उस डायरेक्शन में, कि उससे कैसे डील करें, या उससे इससे कैसे, हाउ डू यू कम टू टर्म्स विद दिस, मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो बहुत बड़ा एक उसका हाथ है। पिता की जो स्मृतियाँ आपके दिमाग में हैं, माताजी के बारे में तो आपने बताया इस बातचीत में।
उनमें कुछ स्मृतियाँ आपको याद हैं कि कोई आपसे आप लोगों से संवाद रहा हो, या जब माताजी को से वो अलग हो गए, उस दौरान उन्होंने अपने बच्चों के प्रति या उनकी प्रतिभा के प्रति, उनकी पढ़ाई के प्रति, और इस दौरान, इस विवाद के दौरान क्या आपके दूसरे जो सौतेले भाई-बहन थे, उनकी स्थितियों में और आपकी स्थितियों में, क्योंकि शुरुआत में तो आपने कहा कि हम लोग कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे और उसमें मेरे और भी सौतेले भाई-बहन भी कुछ पढ़ रहे थे उसमें। उसके बाद की स्थितियों में क्या पारिवारिक स्थितियों में कोई बदलाव हुआ? अ, एक चीज़ तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि चाहे उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला हो चाहे नहीं मिला हो, मेरे पिता की मैं फ़ेवरेट डॉटर थी। बहुत प्यार करते थे मुझे और जब भी आते थे, मुझे ढूँढते हुए आते थे और आके गोदी में बिठा लेते थे मुझे। कुबेर कन्या है तू, मुझे कहते थे कि तू कुबेर कन्या है। मैं हँसती भी थी कि आप अपने आप को कुबेर कहते हो इसलिए मुझे अपनी कन्या समझते हो। मुझे कहते थे कि तू तेरी जो इच्छा होगी पूरी करेंगे। तो उन दिनों में क्लियोपैट्रा फ़िल्म आई थी और वो लिज़ टेलर को मैंने वो लिबास में पहने हुए देखा था और मैंने कहा कि वो देखो जैसे लिज़ टेलर ने सोने का पूरा एक वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है वैसे मुझे चाहिए। अरे क्या सोने का कॉस्ट्यूम, तू छोटी बात कर दी तूने। हुँ, जो तू चाहेगी तेरा बाप, तू जानती नहीं कौन है तेरा बाप। हम जो चाहेगी वो हम करेंगे। एक वो पहलू मैंने देखा। लेकिन प्यार मुझे बहुत किया उन्होंने। और एक मैंने वो पहलू देखा कि मेरे फ़ादर फ़ेवरेट्स प्ले करते थे, तो जिस पत्नी से उनका मनमुटाव हो जाता था, तो उसके बच्चों से भी थोड़ा अलग हो जाते थे। तो एक पहलू ऐसा आया कि हालाँकि हम लोग स्कूल वहीं गए, मैं तो कॉन्वेंट जीसस मेरी मेरी एंड तक मेरी शिक्षा रही, मेरी भाई-बहन भाई सब मॉडर्न स्कूल में पढ़े और बहनें हम सब कॉन्वेंट में गए। लेकिन फ़ेवरेटिज़्म फिर मैंने फ़ादर ने की कि मेरे कि सरस्वती अम्मा के बच्चों को सबको बाहर भेजा पढ़ने के लिए। मैं रोती रह गई कि मुझे भी बाहर जाना है, मुझे नहीं भेजा पढ़ने के लिए। एक वो छोटा-सा एक उदाहरण है, वो मुझे बात अभी भी खलती है क्योंकि मैं समझती हूँ नहीं लेकिन फिर मैं अपने आप को ये भी समझाती हूँ कि मान लो मैं कैम्ब्रिज चली जाती या मैंने कुछ बहुत आगे जाके वेस्ट में मेरी आज की जो अचीवमेंट है, क्या पता मैं ये नहीं कर पाती। कि जो मेरी लाइफ में जो मेरे इमोशनल स्ट्रगल्स थे, इसी में से तो नीलिमा जो आज है वो निकली। तो वो 2 पहलू मैंने देखे। लेकिन एक जो एक स्पिरिचुअल एक एक फिलोसॉफ़िक एक जो हम लोगों में सब में, एक तो सबको स्कूल में संस्कृत नहीं हुआ करती थी, तो संस्कृत का ट्यूटर आता था, हमको संस्कृत हफ़्ते में 2 बार पढ़नी पड़ती थी, घर पे आता था। एक ब्रह्मचारी आते थे हमको योग सिखाने, हठ योग। तो हमारे घर में एक मंदिर बना हुआ है मेरे फ़ादर के हर एक घर में सब अच्छा एक चीज़ की सब पत्नियों के पास एक-एक बड़े-बड़े 3-3 एकड़ के लटियंस दिल्ली में बड़े-बड़े महल जैसे मकान थे। तो हमारा घर सिकंदरा रोड पे घर कोई 25-30 कमरों का मकान 3 एकड़ में बना हुआ, एक मंदिर था उसमें। वो मंदिर विष्णु जी की उसमें प्रतिमा है, बहुत खूबसूरत बना हुआ मंदिर है, तो लेटे हुए हैं वो का उस पे शेषनाग की शैया पे और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं और सातों ऋषि उनके गोल बैठे हुए हैं। कहीं बहुत बड़े कोई स्कल्प्टर को बुला के उन्होंने बनवाया था, बहुत शौक से बनवाया था और मंदिर के चारों ओर दीवार पे गीता के श्लोक उन्होंने लिखवाए थे। और मंदिर की बनावट इस तरह की है कि जो शैया है जहाँ पे वो मूर्ति है, उसके ऊपर एक ग्लास का कैबिन है और उसके ऊपर कोई छत नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई चल नहीं सकता, तो जो कमरा है उसके ऊपर, उसमें चारों तरफ शीशा लगा हुआ है। तो कीर्तन जब अगर नीचे होता था या कुछ पाठ, यज्ञ कुछ भी अगर हुआ, तो ऊपर औरतें बैठ के और सुन सकें ठीक से। और वहाँ शीशे लगे हुए थे तो ऐसे देख के दिखाई देता था। हम सातों भाई-बहन एक दिन मैं कोई 8 साल की थी, मुझे अच्छे से याद है, ऊपर खेल रहे थे। हाइड एंड सीक या कुछ कर रहे थे और वो सब बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स और कुछ होता था और मेरा हमेशा झगड़ा होता था क्योंकि वो लड़कियों को सब एक तरफ कर देते थे और वो बॉयज़ सब एक तरफ हो जाते थे। तो किस गुस्से में आके मैंने और वो शीशे को ज़ोर से ऐसे धक्का मार दिया और मैं गिर गई मंदिर के अंदर। तो दरवाज़ा वो टूट गया और मैं मंदिर के अंदर गिरी। गिर के वो ग्लास के केस के ऊपर मैं गिरी और उसके बाद लुढ़क के नीचे संगमरमर के ज़मीन पे मैं आ गई। मुझे कुछ याद नहीं, बस ये याद है कि मैंने वो किया।
जब मुझे होश आया, तो मेरे फ़ादर की गोद में मेरा सिर था और महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे और मेरी अम्मा साथ में बैठी हुई रो रही थी और सब बच्चे सातों भाई-बहन 6 आस-पास में खड़े थे। मैंने आँख खोली और मैं हँसी, क्योंकि मैंने कहा कि सब जल रहे होंगे कि ये पापा की गोद में इसका सिर है और इसको इतना अटेंशन मिल रहा है। उठाया, मुझे चलाया, एक खरोंच नहीं, कहीं की कोई नाखून में भी चोट लगी हो, कोई हड्डी नहीं टूटी, कोई कुछ नहीं। ये मेरे साथ पुनर्जन्म हुआ मुझे लगता है, क्योंकि मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ ये कि जो मुझे याद आता है कि मैं गिरी नीचे, और मुझे ये नहीं याद आता कि मैं धम से ज़मीन पे गिरी। काँच नहीं टूटा वो, 8 साल की थी, जी, कोई जी। फेदर तो नहीं थी हुँ, ना। हुँ। 2 हाथ मुझे ऐसे जैसे सँभाल के और ज़मीन पे लेटा दिया मुझे। काला कपड़ा पहना हुआ था, गुलाबी बहुत सुंदर 2 हाथ थे, अभी भी मुझे वो छवि याद है। तो मैं जो समझती हूँ कि वो एक देवी स्वरूप कोई एनर्जी थी, जिन्होंने मुझे उस वक़्त बचाया, और मैं ये भी समझती हूँ कि उस वक़्त मेरा पुनर्जन्म हुआ। अभी मेरे पिता मुझे कई बार कहते थे कि तू तेरा पुनर्जन्म हुआ कि तू जब गिरी, मतलब कि कोई कारण ही नहीं था कि मैं ज़िंदा रहती उस वक़्त। आप के जीवन में अमिताभ कैसे आए? क्योंकि वहाँ पे भी एक विरोध का माहौल आपको झेलना पड़ा। मैं ये अपने दर्शकों को बता दूँ कि ये एक बड़ी विसंगति है कि जिस तरह से नीलिमा जी के जीवन की शुरुआत की बात कर रहे हैं। एक तरफ अथाह समृद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, और दूसरी तरफ उतना ही एक तरह से कहेंगे विरोधाभास कि संघर्ष, अलगाव, टकराव और महत्वाकांक्षाओं का टकराव। जैसे मान लीजिए अगर आपके सिबलिंग्स थे या माताएँ थी जो आप अपनी बातचीत में भी कह रही हैं, तो उनका एक तरह का झगड़ा, या पिताजी के मन में एक तरह का भाव कि हाँ, माताजी को लेके। तो एक तरफ समृद्धि का या बौद्धिकता का या प्रतिष्ठा का शीर्ष है, तो प्रेम का भी उतना ही शीर्ष है। दूसरी तरफ उसकी विरोधी चीज़ें भी समान रूप से चल रही हैं। तो जब बड़ी हुई थोड़ा और आपके जीवन में प्रेम आना शुरू हुआ, मैं ये नहीं पूछूँगा कि पहला प्रेम कब पूछिए। आया? नहीं, मैं शुरू से बहुत रिबेलियस थी। हुँ, मैंने अपनी अम्मा की कभी कोई बात मानी नहीं, नहीं मानी। नहीं मानी। उसकी वजह? नेचर कुछ था मेरा ऐसे शुरू से थी कि नहीं मानूँगी। हुँ, अच्छा, हमारी अम्मा मेरे पिताजी के कंप्लीट विपरीत बहुत बेटा परस्त थीं वो। उनको लगता था कि बेटियों को ठेलो, इनसे काम करवाओ, चलो उठो अपने भाई के लिए कपड़ा लाओ, उसके लिए खाना परोसो, ये करोगे अपने घर जाओगी, ये सब नहीं करोगी तो तुमको कोई नहीं पूछेगा ये सब। तो वो रूढ़िवादी उन्होंने एक वो सोच हमारे लिए रख ली। और मैं कई बार ये सोचती हूँ कि क्या क्रांतिकारी वो एक दिनेश नंदिनी छोड़ और क्या दिनेश नंदिनी डालमिया जिसने एक इतना रूढ़िवाद को ओढ़ लिया कि नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम उस लड़के से नहीं बात कर सकती, तो क्यों नहीं बात कर सकती? मैं तो करूँगी, आपने भी तो की थी जब आप अपने कॉलेज और उसमें थी, आपने तो पूरा एक लव स्टोरी बनाई थी जवाहरलाल के साथ में। तो शुरू से एक तो मेरा क्योंकि एक एक ये नेचर ये था कि मैं बिल्कुल वह नहीं करूँगी जो आप करना चाहती हैं। तो बहुत से लड़के मेरे इर्द-गिर्द रहते थे। मैं बहुत खूबसूरत नहीं थी और अब भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्लेन लुकिंग समझती थी, मोटा चश्मा पहनती थी, तेल जैसे बाल थे मेरे। तो लेकिन कुछ तो मेरे में प्रतिभा थी। नहीं, आप मुझसे तारीफ़ सुनना चाहती हैं नहीं, या कर चाहती दीजिए हैं कि कोई। चाहती हैं कि दर्शक हमारे कहें कि नहीं, आप अभी भी बहुत सुंदर लगती हैं और हम आपको मैं अपने बचपन की फ़ोटो बिल्कुल नहीं दिखाऊँगी। नहीं, लेकिन तो कुछ तो था कि मेरे अंदर कुछ एक तरह का, और मेरी अम्मा भी कई बार ये कहती थीं कि तेरे में कुछ तो एक आकर्षण है कि मेल एनर्जी को तू आकर्षित करती है। जबकि मैं अपने आप को बचपन में बहुत टॉमबॉय समझती थी।
क्योंकि वो एक बेटा परस्त, एक मेल चाइल्ड सिंड्रोम घर में होने से, तो इन माय माइंड मैं समझती थी कि मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो आपके बेटे नहीं कर सकते, उनसे मैं ज़्यादा केपेबल और कॉम्पिटेंट हूँ। तो ये तो मेरे में हमेशा था। तो अमिताभ पहले तो मेरे बॉयफ्रेंड रहे नहीं, और हाँ, आखिरी तो खैर मेरे हस्बैंड हैं, तो अब मैं क्या बोलूँ। अमिताभ मुझे मिले, मेरे बड़े भाई शिवनिधि हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे से 2 साल वो बड़े हैं। अमिताभ और वो हिंदू कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। ये सब लड़के आते थे घर में मिलने के लिए, तो उसका कमरा अलग था, मैं जाके धम से बैठ जाती थी वहाँ पे। तो फिर ये सब घूमने जाते थे कि अच्छा उसको छोड़ने जा रहे हैं, अच्छा हम पान खाने जा रहे हैं। उन दिनों तो बंगाली मार्केट में पान खाना वाज़ द हाइट ऑफ प्लेज़र। तो वहाँ से मेरी इनके साथ में दोस्ती हुई। और ये भी एक विचित्र कहानी है। दोस्ती हुई और फिर ये शुरू से अमिताभ मतलब मेरे बिल्कुल विपरीत है। मैं बहुत खुले दिमाग की हूँ और अमिताभ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और ऑर्थोडॉक्स टाइप का पर्सन है। पर मुझे लगता है कि एक तो संजोग, डेस्टिनी, दूसरा ये कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। और उसमें एक बहुत ज़्यादा एक ब्रूडिंग पर्सनैलिटी थी, डार्क ब्रूडिंग पर्सनैलिटी, चुप रहता था, उदास रहता था। और ये मैंने डेफिनेटली साइकोलॉजी में ये पढ़ा है कि ब्रूडिंग मेन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वुमेन, इट्स द मदर इंस्टिंक्ट। तो मुझे ये भी एक चैलेंज लगता था कि सारे तो ये इसको क्या है, ये मुझसे क्यों नहीं बात करता है। तो वहाँ से हम लोगों की दोस्ती हुई। फिर बीच में मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में आई, ये लोग सब पढ़ लिख लिए, फिर बीच में हम लोगों का एक तरह से ब्रेकअप हो गया। बड़ा एक ट्रेंडी वर्ड है ब्रेकअप। उसके बाद हाँ, उसके बाद मैंने आईएएस की तैयारी करना शुरू किया। एमए करने के बाद, क्योंकि हमारी अम्मा हमको ये कहने लग गई थी कि भाई अपने-अपने सब पढ़ो लिखो, नौकरियाँ ढूँढो, तुम्हारे बाप तुमको कुछ दे के नहीं जाने वाले हैं। तो क सड़क पे हो जाओगी, तुम अपने को कॉम्पिटेंट बनाओ, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा इंटेलेक्ट यही तुम्हारा धन है, इसी को करो। उसके विपरीत सिखाया ये कि नहीं-नहीं बड़े घरों में शादी होनी चाहिए और जिसके नाम है, और वो देखो डोंट बी लाइक मी, और वो करो, हमने तो त्यागा पैसे को, तो पैसे ने हमको त्याग दिया, इस तरह की ड्रामा वाली बातें। तो क्या हुआ कि ये मैंने किसी को नहीं बताई, मेरे फ्रेंड्स को तो मालूम है, पर ऐसे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में किसी को नहीं बताई कहानी। इस अमिताभ से मेरा टूट गया था, मैं इनसे कोई मिलना-जुलना नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, कहीं में आगे-पीछे कॉमन सर्कल में दिखते भी थे, तो मुँह मोड़ के चले जाते थे। आईएएस का जब एग्ज़ाम करने बैठी, तो हम ही के साथ के इनके मेरे भाई के कोलीग्स हैं, जो अमिताभ के भी फ्रेंड थे, तो उनको उसने भी आईएएस किया, बाद में आईपीएस का एग्ज़ाम वो पास कर लिया उसने, आईपीएस किया है। तो उसने क सब्जेक्ट्स हमने सब चूज़ किए, तो उसमें एक सब्जेक्ट हिस्ट्री था। अब हिस्ट्री मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट था, मैंने कभी हिस्ट्री को शौक से नहीं पढ़ा, जैसे लिटरेचर और साइकोलॉजी या फ़िलॉसफ़ी या सब वो पढ़ा। तो उसने मुझे ये कहा कि अगर तुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो बेस्ट नोट्स अमिताभ के पास हैं। तो मैंने कहा तो तू माँग दे मेरे लिए, नोट्स ला दे मेरे को हिस्ट्री के। तो उसने कहा अच्छा मैं उससे पूछता हूँ। तो अमिताभ ने उससे मैसेज भिजवाया कि उसको बोलो कि अगर उसको चाहिए तो मुझसे खुद आके ले ले। बस वहीं से वो मतलब वो उन्होंने वो फेंक दिया पानी के अंदर वो मछली के लिए। तो मैं तो मी बीइंग मी, मैंने कहा ओह सो व्हाट, मेरे को दो नंबर उसका। तो मैंने इसको फ़ोन किया, उसने कहा कम एंड गेट इट। उसने मुझे सारे वो नोट्स दे दिए। हो गई बात, मैं अपना पढ़ती रहती थी। एक दिन मैंने वो फ़ाइल खोली, तो उसमें पीछे एक कविता लिखी हुई थी। और वो शैली की कविता है जो मेरे को अब अच्छे से उसके वो ठीक से याद नहीं, जबकि होनी चाहिए मुझे याद, कि मेमोरीज़ व्हेन समथिंग डाई फेड और ये वो, पर उसकी लास्ट लाइन थी, कैसे नहीं मुझे याद है, बट सो दाई मेमोरी विल लिंगर ऑन। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? इसने जान के लिखा? मैं सोचती रही, उलझन में पड़ गई। सचमुच में इसने जान के मुझे ये लिखा है या बाय चांस से इसकी किताब में एक नोटिंग है? वेरी रोमांटिक शैली की वो पोएम है। मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं वो उसको रिसाइट नहीं कर पा रही हूँ। खैर एनीवे, तो उसके बाद फिर वो बात वहीं से बढ़ी, फिर हम मिलने लगे एक दूसरे से। उसके बाद मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अमिताभ से शादी करना चाहती हूँ। तो मेरी माँ ने बिल्कुल कंडेम कर दिया, नहीं बिल्कुल ही नहीं, मार्क्सवादी इसका फादर है, हनुमान रोड पे रहते हैं, या तुम क्या गरीब के घर में तुम शादी करोगी, तुमको इसका बिल्कुल नहीं, तो तुमको करनी है, बिकॉज उनको मालूम था मैं तो सुनने वाली नहीं हूँ।
तो उन्होंने कहा कि अपने पिता से पूछ लो। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मिलना तो होता ही नहीं था। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे है एक लड़का है, तुमको पसंद है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा उसको भेजो मुझसे मिलने के लिए। पर पहले से बता रहा हूँ मैं तुमको, अगर पत्री में गुण नहीं मिलेंगे, तो मैं तो तुमको अपनी रज़ामंदी नहीं दूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अमिताभ को कहा, मैंने कहा पत्री दे दे। अब पता नहीं सच्ची पत्री दी कि झूठी पत्री दी, इत्तेफ़ाक से 9 गुण मिल गए। तो जब 9 गुण मिले, तो मेरे फ़ादर ने कहा कि उसको बोलो मुझसे आके मिल ले। अमिताभ गए, तो अमिताभ का तो एक ऐसा एक चार्म है कि जिसको जब चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो बोतल में बंद कर लेते हैं उसको। तो जब वो मिल के आए वापस, तो मेरे फ़ादर ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे बहुत पसंद है ये लड़का, तू कर ले इससे शादी। ऐसे हमारी शादी हुई। क्या बात है। पिताजी के जाने के बाद क्या स्थितियां थी परिवार की? जो 6 पत्नियां उनकी थी, आ, आपकी माताजी को तो छोड़ के जा चुके थे, सरस्वती अम्मा की आपने बात कही। उनके जाने के बाद क्या आर्थिक रूप से क्या परिवार को कहीं संकट का हाँ, सामना करना पड़ा? हाँ, क्योंकि जब मेरे पिताजी की भी डेथ हुई, तब मेरी मदर के अलावा 2 स्टेप मदर्स ज़िंदा थीं, बाकी 3 की पहले ही डेथ हो चुकी थी। परिस्थिति ये हुई कि उनके मरने के 2 साल पहले तक उनको सरस्वती अम्मा ने अपने घर में नज़रबंद कर लिया। उसी दौरान उन्होंने एक अपनी वे वसीयत लिखी। जी। जब उनकी डेथ हो गई, तो हमको इत्तला कर दी गई कि उनकी डेथ हो गई, आके देख लो। उसके 2 दिन पहले हमको बोला कि तबीयत बहुत ख़राब है, मिलना चाहो तो मिल लो। अब हमने तो दिन देखा नहीं, तो अम्मा तो गई नहीं। वो तो रोते-रोते वैसे ही ढेर हो गईं, तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना है। तो उनको मिले, बैठे, उठ के बैठे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक बात उन्होंने बोली, जो उस बाद में उस झगड़े का बुनियाद बनी कि आमदनी का क्या ज़रिया है बेटा? तो मेरा छोटा भाई साथ में था। उसने कहा कि आप चिंता मत करो, हम ठीक से हैं। पर उस वक़्त मैं इमोशनल हो रही हूँ। उस वक़्त तक पैसा इन्होंने भेजना बंद कर दिया था। तो हम सब बड़े-बड़े कॉलेज में जाते थे। तो अम्मा उस टाइम पे स्कूल एक चलाती थीं, वो भी बंद करवा दिया था उन्होंने। तो जो भी रिज़र्व्स थे, थोड़ा-मोड़ा जो भेजते थे, उससे गुज़ारा होता था। जब उनकी डेथ हुई और हमने उनका विल देखा, तो विल टोटली वन साइडेड था कि सारा कुछ सरस्वती अम्मा के परिवार को मिल जाए। थोड़ा-सा वो आशा अम्मा के परिवार को मिला, 2-3 उनके बच्चे हैं। और दिनेश नंदिनी के बच्चों को ये सब जो लायबिलिटीज़ हैं इनकम टैक्स में, इस सब में, इन सबको भुगतान करने के बाद में अगर कुछ बचेगा तो इनको मिल जाए। और घर जिसमें वो रहते हैं, वो बर्ड कंपनी के कोई लिटिगेशन में वो फँसा हुआ है। वो अगर वो फ्री हो जाता है तो घर तो इनका है ही। तो एक तरह से आप ये समझिए कि जैसे पांडवों को उस वक़्त 5 वो गाँव माँग रहे गाँव थे। माँगे, वो भी नहीं मिले, और उसका भी एक वाक़या है बिल्कुल हूबहू। तो मेरी अम्मा ने कहा कि देखो, मेरे जीते जी मैं तुम लोगों को ये छीछा-लेदर नहीं होने दूँगी, कचहरी कोर्ट में तुमको नहीं करने दूँगी। जो है उसको मान लो, एक्सेप्ट कर लो और बैठ जाओ चुपचाप। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं, हमको कोशिश करने दो, अब चाचा से मिलते हैं जाके। और मेरे चाचा मेरे फ़ादर के इकलौते एक छोटे भाई थे, जिनको उन्होंने बेटे की तरह पाला था। तो उनसे टाइम लिया और हम लोग मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो भाई जी की ये विल है, इसको मैं तो इंटरफेयर कर नहीं सकता हूँ। जो है तुमको इसको मानना पड़ेगा। आ गए वहाँ से। फिर एक चांस लास्ट मेरे छोटे भाई ने कहा, सरस्वती अम्मा से मिलने चलते हैं, कि पापा ये तो नहीं चाहते थे कि आप ये सच में समझती हैं कि उनकी ये विल है। तो वो तो मिली नहीं, पर उनकी तीनों बेटियाँ और उनके बेटे वो मिले। तो मैंने कहा कि बस दिस इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, व्हाट कैन वी डू? लिटिगेशन में है, पर हमको लगता है कि घर तो आपका फ्री हो ही जाएगा, बिकॉज़ ये तो सब फिक्टिशियस केसेस हैं इनकम टैक्स के, और ये तो सब रद्द हो जाएँगे, तो घर तो आपको हो ही जाएगा। तो बाकी तो हम कुछ गारंटी ले नहीं सकते। वही था कि सुई के नोक के बराबर। तो हम आ गए निराश होके। तब मेरे भाई ने एक स्टैंड लिया कि देखो अम्मा, अब तुम चुप हो जाओ।
अब ये अत्याचार सहना भी गलत है। और अगर आत्मा से आपको ये लगता है कि हमारे पिता सचमुच में हमको ऐसा छोड़ देना चाहते थे, तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो आत्मा नहीं गवाही दे रही, वो ऐसे थे ही नहीं। अपनी लड़कियों को ऐसे नहीं छोड़ देते। फिर बड़ा ड्रामेटिक तरीके से एक वो कचहरी में फाइट हुई, 5-6 साल तक हुई। कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले जिसमें ये पता लग गया कि ये विल में इन्फ्लुएंस किया गया है, ये ज़बरदस्ती करवाई गई है। फिर 5-6 साल के बाद हमने इंटरनल एक सेटलमेंट करके समझौता वो कर लिया। तो वहाँ पे वो एनमिटी ख़त्म हुई। तो आप ये सोच सकते हैं, जो आपने मुझसे पूछा कि विमाता के बच्चों के साथ में आपका कुछ है, तो इतना बिटर एक वो कचहरी कोर्ट करने के बाद और एक प्रॉपर्टी का झगड़े को लेके, मतलब प्यार का झगड़ा करो तो झगड़ा भी करो यार, प्रॉपर्टी तो यहीं रह जाएगी। वो कड़वाहट गई नहीं। माता जी जब तक रही, उनकी स्मृतियों में कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? मेरी क्योंकि माँ, पिताजी के आखिरी हाँ, क्षणों तक की हाँ, बात हम हाँ, लोगों ने कर ली। बहुत, बहुत शक्तिशाली एक शख्सियत थी और बड़ा गलत उन्होंने चुना। मैंने कई बार कहा कि वही चौराहे पे आके अगर आपने वो ले लिया होता, तो मोहसिना किदवई जैसे आप भी कोई मंत्री होती कहीं न कहीं, और आपका भी क्या, आप में क्या प्रतिभा थी, आपने क्या बना लिया अपने आप को। कई बार मेरी उनसे ये बात होती थी। फिर मैं ये भी कहती थी कि पर लेकिन अगर आप मोहसिना किदवई जैसी होती, पता नहीं कौन से कोई क्रांतिकारी से शादी कर लेती, हम कहाँ से पैदा होते फिर। तो उनकी उस एक ड्यूअल पर्सनैलिटी उनमें थी। एक तरफ तो वो रूढ़िवाद उन्होंने अपना लिया मेरे फ़ादर को प्लीज़ करने के लिए। पैसा नहीं माँगती थीं, एक वक़्त खाना खाती थीं, मतलब एक तरह से उन्होंने संन्यास संन्यास ले लिया टाइप था। ले लिया। मन से पूरी षोडशी थीं वो, उतनी बड़ी फ्लर्ट, उतना ही उनको मन लगता था, और खाली जवान लड़कियाँ और लड़के उनको अपने आस-पास चाहिए होते थे, बूढ़ों से उनका मन नहीं लगता था। वो भी गोरे, उनको गोरे रंग का बहुत था। उनकी वो मेड भी अगर कोई रखती थी कि बहुत काली है, इसको मत रखो मेरे लिए, मेरा बदन नहीं छुएगी ये, इस टाइप की थी वो। तो एक तो वो उनका वो रूढ़िवाद, और एक उनका एक वो फ्लर्टी गर्लिश उनका नेचर, और एक वो जो इनकी एक रोमांटिक, एक वो अनरियल इमेजिनेशन, एक उस दुनिया में रहना जहाँ उन्होंने, जो उन्होंने मीरा और राधा पे जो लिखा है, आपने पढ़ा होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम है। मतलब आप, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जो उन्होंने लिखा है, मैं तो वो वैसे ना भाषा बोल सकती हूँ और ना मैं वैसे सोच कर सकती हूँ। आप तो अंग्रेजी पढ़ने वाली हैं, तो हिंदी में कहाँ से उस पर तरह से सोचो? उनका ये मेरे पर आपने लांछन लगाया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब वो लिखती थीं, क्योंकि उनकी लिखावट बहुत अजीब-सी थी, हर कोई समझ नहीं पाता था। ऊपर वो लाइन नहीं खींचती थीं, खुले शब्द होते थे और बड़े-बड़े टेढ़े-मेढ़े शब्द होते थे। तो मैं ट्रांसक्राइब करती थी और मैं एडिट भी करती थी, तो मैंने कहीं भी कुछ करेक्ट किया तो वो एक्सेप्ट कर लेती थीं। तो मेरी हिंदी इतनी भी बुरी नहीं है, वो तो फ्लुएंसी नहीं रही आपकी से बातचीत करके, और आज मंझ गई हूँ। लेकिन एक तो वो मैंने उनसे सीखा, इमेजिन, और मुझे हमेशा कहती थी कि तुम लिखो, तुम लिखो। तो मैं हँस देती थी, कौन लिखेगा, आपने लिख के क्या हासिल कर लिया, मुझे नहीं लिखना। तब तक मेरी शादी हो गई थी, 2 बच्चे हो गए थे। मैं अपनी वो एक सुपरफिशियल लाइफ़ में खुश थी, रोज़ आज ये पार्टी, आज वहाँ जाना, आज दिल्ली में जैसा होता है। 2000 में मुझे ये प्रेरणा हुई, और मुझे कहती थी वो कि तुम अपने पाप पे चिट्ठे, तुम मुझ पे लिखो कहानी, अब कोई कहानी लिखो तुम क्या का नाम कमाओगी। तो जब मैंने रामकृष्ण डालमिया की जीवनी लिखना शुरू की और मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू की, तो मुझे बहुत सी इन्होंने बातें दी, और तब ये भी उलहना दिया कि मैं तो कहती थी तब नहीं लिखा, और अब तुमने पता नहीं किसके कहने से लिखना शुरू कर दिया। खैर, बहुत नाम यश कमाओगी तुम, मुझे मालूम है तुम्हारी कलम में बड़ी शक्ति है। बहुत दिन तक लिखते पहला पार्ट मैं अपनी बुक का लिख चुकी थी, और मैं जो लिखती थी जाके उनको सुनाती थी, खुश भी होती थी, ईर्ष्या भी होती थी इनको, तुम अंग्रेजी में लिखती हो, तुमको बहुत पब्लिसिटी मिलेगी, हिंदी वालों को कोई नहीं पूछता कोई है। नहीं पूछता है। सडनली एक दिन मुझे कहती हैं, मैं तुझे अपनी कहानी अब बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तू सबसे बड़ी बेमुरवत औरत है। मैंने कहा मैंने क्या किया? 9 महीने तक मैंने तुझे पेट में रखा, और तेरे बाप ने तुझे दिया क्या? उसकी तू इतनी ऐसी प्रशस्ति वाली कहानी तू लिख रही है, तू मेरी कहानी लिख। तो मैंने कहा अम्मा, मेरी किताब में
एक तिहाई किताब आपके ऊपर है, आप मुझे अपनी कहानी नहीं दोगी तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, तो जा, मैं तुझे नहीं देती वो कहानी। मरते दम तक उन्होंने मुझे, एक उनकी ज़िंदगी का एक पूरा वाक़या है, जब मेहर बाबा के पास गईं, उन्होंने एक तरह से आधा सन्यास ले लिया था, नहीं बताया उन्होंने मुझे। मेरे आई सेड, "यू आर अ पार्ट ऑफ दिस बुक, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फादर्स बुक, आई वांट यू टू डू अ सेपरेट बुक ऑन मी।" नहीं दी मुझे वो कहानी। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कोई गैप है इस स्टोरी में। आपके मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मैं कुछ लिखूँ उनके बारे में? लिखा है मैंने। नहीं, वो तो आपने जो बात मैं कहूँगा कि दिनेश नंदिनी जी ने जो कहा है, आपने फादर डियरेस्ट अच्छा, शुरुआत ही जिस तरह का शीर्षक है, द लाइफ एंड टाइम्स ये ऑफ फादर डियरेस्ट व्यंग है। वो आप कह रहे हो व्यंग है। माताजी को कैसे लगा होगा कि ये व्यंग है? नहीं, नहीं, उनको बिल्कुल भी नहीं लगा, वो मुझसे बहुत नाराज़ थीं। मरते दम तक नाराज़ रहीं कि तुझे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। और सबसे बड़ा उनका मुझे क्या श्राप देती थी वो, कि जब तुझे तेरी ही जैसी बेटी होगी, तब तुझे पता लगेगा कि माँ की क्या पीड़ा होती है। तो मेरी बेटी तो इतनी सरल, इतनी सुंदर, इतनी सौम्य कैरेक्टरिस्टिक की है, तो उसको बहुत प्यार किया इन्होंने, और कहती थी कि तू कैसे इसकी पैदा हो गई है तो। तो ये तो इनका एक अल्हड़पना था। अ, बहुत बाद में जब बीमार रहीं, हॉस्पिटल में रहीं, कोई 2-3 महीना हॉस्पिटल में रहीं, तो जय हॉस्पिटल में ड्यूटी ख़त्म करके जितने सब यंग गुड लुकिंग डॉक्टर्स थे ना, वो सारे आ जाते थे इनके कमरे में। हुँ, टेल अस योर स्टोरी, कभी कोई कुछ, कभी कोई, तो एक इतना ज़बरदस्त इनमें एक सम्मोहन था अम्मा में, हुँ, हुँ। कि और ये तो मेरे फादर भी मज़ाक में कहते थे कि इसके फेर में मत पड़ जाना भैया, कभी नहीं निकल पाओगे इसके फेर में से। लेकिन वो तो निकल के भाग वो तो गए। भाग गए बड़ी मुश्किल से, इन्होंने तो पूरी कोशिश की कि ना जाएँ। अब आते हैं इस किताब पर। ये पहली किताब है आपकी। आपने इसकी शुरुआत आपने बताया कि पहला चैप्टर आप अपनी माताजी को दिखा चुकी थी। ये किताब छपने के साथ ही बड़ी चर्चा इसकी रही। कोई भी अगर ढूँढेगा ये अ, अभी भी आपको सर्च करेगा तो इस किताब के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। क्योंकि एक तरह से ये किताब भारत के एक बड़े उद्योगपति के जीवन के उन पहलुओं को बताती है जो सामान्य तौर पर सार्वजनिक नहीं है। इस किताब को लिखने के दौरान जो आपके दूसरे भाई-बहन हैं, उनसे आपको कितना सहयोग मिला? छपने के बाद क्या प्रतिक्रिया थी? उद्योग जगत ने इसको किस रूप में लिया? लेखन जगत ने इसको किस रूप में देखा? इसकी 2 प्रतिक्रिया मूल रूप से थीं। एक तो ये कि इतनी बोल्ड किताब, कुछ लोगों ने कहा कि इसके कितना हेट्रेड है इसके अंदर अपने फादर और मदर के लिए, कोई ऐसी किताब नहीं लिखा। तो जैसे एक मेरी किसी ने कहा कि 3 कार्डिनल सिन्स यू हैव डन। One is that you are a woman, the second is that you are writing about a father, and the third is it is so uh, एक वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, uncomplimentary things, they are family secrets that you have divulged। उसका जवाब मेरे पास ये था, ये मेरा अपना एक अंदर एक जैसे एक पिशाच था, एक डीमन था मेरे अंदर, जो मुझे खुद ही एहसास नहीं था उसका। तो लिख के जो मैंने एक लाइटनेस महसूस किया, कि जैसे मेरे को मुक्ति मिली कुछ बंधनों से, वो उस अनुभूति को मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगी कि मैंने किताब क्यों लिखी। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि कुमी कपूर ने जब इसको रिव्यू किया था इंडियन एक्सप्रेस में, सबसे पहला रिव्यू जब आया था, उसने लिखा था कि इफ़ दिस वाज़ फ़िक्शन, इट वुड बी टू बिज़ार टू बी बिलीवेबल। और फिर बाद में उसने कहा कि शी हैज़ यूज़्ड ऑल द फ़ॉर्मूलाज़ ऑफ अ बेस्ट सेलर टू मेक इट अ पॉट बॉयलर। और उसका जवाब मेरे पास में ये था, ये मैंने कहानी गढ़ी नहीं, ये कहानी मैंने जी है। आई हैव लिव्ड दिस स्टोरी, आई हैव नॉट मेड इट अप। दूसरी किताब पर आते हैं क्योंकि ये किताब चूँकि इसके बहुत कुछ हिस्सों को हम लोगों ने बातचीत की है। थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को आभास हो गया होगा कि इस किताब में अच्छा, आप इस क्या पे आएँ कुछ उसके पहले मैं ये जी। बोलती हूँ, हुँ, मेरा
इस किताब को लिखने का लक्ष्य ये था कि मेरे फ़ादर की जो पर्सनैलिटी थी, वो एक बड़ी विचित्र तरह की कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी थी। तो फिर वही साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में मैं आती हूँ। मुझे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल वो सब मुझे कहानी लिखने का कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं था कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, मेरा सब्जेक्ट तो साइकोलॉजी है। मैं ये जानना चाहती थी कि इसके आदमी के अंदर वो क्या क्या एक ड्राइव था कि 6 औरतों को इन्होंने ढूँढा और अपने लायक समझ के उनसे शादी क्यों किया वो? What was the factor that drove him to? It wasn't just that he was a highly sexual man. वो तो थे ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन एक और बहुत बड़ी गहरी इसके पीछे एक सोच थी, जो कि आप इस पे आए उसके पहले मैं बता देती हूँ कि बाल विवाह हुआ था मेरे फादर का। वो 12 साल के थे। फिर से गांधी जी की मुझे एक वो पैरेलल याद आती है। और नर्मदा जो मेरी पहली अम्मा थी, 13 साल की थी। 3 साल इनकी शादी रही। ये बहुत बच्चे थे, अल्लड़ थे, और एक उनके दिमाग में वो एक ये भरा हुआ था कि पति परमेश्वर है। तो नर्मदा को उन्होंने बहुत प्रताड़ना दी और नर्मदा टीबी से 15 साल की उम्र में मर गई। तो इतना गहरा इनके माइंड में एक वो गिल्ट था, जैसा कि गांधी जी के माइंड में था जब अ, उन्होंने वो सेलिबसी का वाव किया, या जब उनका पहला बच्चा वो अबॉर्ट हो के वो हरीलाल के पहले जो बच्चा हुआ, उस हाँ, तरह या का एक गिल्ट था। पिताजी बीमार थे और हाँ, ये और ये उसके बाद तो बाकी सब। वो सब चीज़ें उनके दिमाग में, तो इनके दिमाग में ये था, क्योंकि ये तो प्रैक्टिसिंग घोर पायस हिंदू थे और इनको लगता था कि नर्मदा ने जन्म लिया है और मैं उसको खोज के निकालूंगा और मैं उससे उसको अपीज करूंगा कि जो मैंने तेरे साथ में इनजस्टिस किया, न्याय किया, जो मैंने तेरे को पीड़ा दी, उसके लिए मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। तो ये सब जो औरतें थी, इन्होंने नर्मदा के सर्च में इन्होंने इनको ढूंढा। ऐसा आप मानते हैं या ऐसा था? नहीं था, इन्होंने अपनी जीवनी में खुद भी लिखा है, हमारी अम्मा ने भी मुझे ये बताया, ये था। ये किताब वेस्टलैंड से अभी प्रकाशित है, 450 रुपये इसका मूल्य है। और आप पढ़ेंगे तो इसके बहाने बहुत कुछ, जैसा कि नीलिमा जी बता रही हैं, ये एक बेटी की कथा जितनी है उससे अधिक एक मनोवैज्ञानिक का लेख की कौशल है, जिसने उस मनुष्य की मनोभावों को समझने की कोशिश की, जो न केवल उनके पिता बल्कि देश के जाने माने उद्योगपति, और जिन्होंने उस दौरान 6 शादियां की, जो इस समय सामान्य तौर पर अभी जब भी कोई नीलिमा जी की बात सुनता है तो कहता है, अरे 6 पत्नियां, यहाँ तो एक संभाली नहीं जा रही है। तो लेकिन ये मनोवैज्ञानिक एक चित्रण तो है ही जय, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इतिहास का ये वो टुकड़ा है जिसको दबा दिया गया, कि रामकृष्ण डालमिया महापुरुष थे। ये अलग बात है कि उनका परिवार नष्ट हो गया उस महापुरुषाहत में, लेकिन महापुरुष थे वो। तो आप इस किताब को पढ़ें। अब हम आते हैं दूसरी किताब आपकी, जो मर्चेंट्स ऑफ डेथ है। इस किताब के शीर्षक से मैंने शायद कैमरे से पहले भी बात की थी कि इसके शीर्षक से लगता है कि कोई क्राइम फिक्शन है या लेकिन थ्रिलर है। इस कहानी को पढ़ेंगे तो कोई क्राइम फिक्शन और थ्रिलर से ज़्यादा मनोरंजक पाएंगे इसको, और उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं होगी जो इसको क्राइम फिक्शन न कहला दे। ये क्या मौत का सौदागर जो शब्द सोनिया गांधी ने ये उठाया मौत का सौदागर मेरा शब्द है, ये मुझे इस पे रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जो सोनिया गांधी ने और मोदी जी ने बाद में उठाया। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि ये किताब तो पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ये किताब मैंने बहुत आसानी से लिखती थी, वो इसलिए कि जब मैं अपने फादर डियरिस्ट के लिए रिसर्च कर रही थी, तो बहुत सी कुछ मुझे ऐसा मटेरियल मिला मारवाड़ी समाज को लेके। और मारवाड़ी समाज एक छोटा सा एक कैप्सूल के अंदर बंद है। ये ऊपर जो हैं हम लोग, वो अंदर नहीं है। बड़े पायस, बड़े कंजर्वेटिव, बड़े ऑर्थोडॉक्स एक तरह के ये एक समुदाय है। अंदर उनमें सब वही कमियां हैं, एक अंडर बेली
के अंदर जो एक घिनौनापन है, जो कि सब जानते हैं पर कोई बात नहीं करना चाहता उसके बारे में। तो जैसे कि मेरी आदत है रूल तोड़ो, तो मुझे किसी ने बाद में कहा भी कि अरे ये तो सब जानते थे पर तुझे लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसे तो आपको पढ़ने में क्या तकलीफ़ हो रही है जब आपको पहले से ही मालूम है। लिखा तो मैंने, और मैं भी तो इसी समाज को बिलॉन्ग करती हूँ ना, मैंने किसी और के समाज पे चोट थोड़ी की है। मैं तो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना और उनको सुधारने की कोशिश करने में, मैं समाज सुधारक नहीं हूँ, मुझे अपनी कमियाँ अच्छी लगती हैं। उनको एक्सेप्ट करने में क्या शर्म है? हम हैं ऐसे। अब हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे अगर इसको एक एबरेशन समझें, सोशल एबरेशन, और उसमें सुधार लाना चाहें, वो हम थोड़ी होंगे देखने के लिए। तो मैंने तो ये कहानी उस समाज की कहानी है। हर कोई पुराना मारवाड़ी घर, और मुझे माफ़ कीजिएगा मैं किसी पे ये उंगली नहीं उठा रही, नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस, अपनी कहानी इसमें पाएगा। हर किसी को कहीं न कहीं कोई न कोई तार ऐसा मिलेगा इसमें जो कि उनकी कहानी से जुड़ा हुआ है। तो ये वो 4 पीढ़ी की कहानी है। 1950 के दशक के पहले की है और 1970s में आके ख़त्म होती है। तो 4 जनरेशन्स की कहानी है। उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें करप्शन भी है, उसमें इंडस्ट्रियल हाउसेस का नेक्सस पॉलिटिशियंस के साथ में वो भी है। तो हालाँकि मेरे जितने भी पाठक हैं इसको सबसे हल्की किताब मेरी समझते हैं। पल्प फिक्शन इसको कहा गया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मेरे दिमाग के अंदर जितने भी पहलू हैं या मेरे ज़हन में या मेरे मन के अंदर, उन सब की ये एक प्रतिक्रिया है। और हर किताब में एक तार तो जुड़ के ये आपको मिलेगा। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग औरतें मिलेंगी मेरी सब किताबों में, और दूसरा एक मनोवैज्ञानिक एक वो उसका स्टडी। कितना फिक्शन है और कितनी रियल स्टोरी, रियल लाइफ से कितना उठाया है आपने? मैं इसलिए हँस रही हूँ कि इसमें जिस सोसाइटी को मैंने डिपिक्ट किया है, उसमें कोई फ़िक्शन नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये किसी एक परिवार की कहानी है। ये कई परिवारों को जोड़ के, इसमें कई आपको पॉलिटिकल फ़िगर्स ऐसे मिल जाएँगे जो आप कहेंगे अरे ये तो उसकी कहानी है। कई एविएशन वाले आपको मिल जाएँगे कि अरे ये तो वो कहानी है, उस स्कैम की कहानी है। तो फ़िक्शन इसमें कहानियों का आप जोड़ लीजिए। वो भी नहीं मैं कहूँगी। इसको इसको आप मिस्टीरियस ही रहने दीजिए। चलिए हम ये किताब भी अच्छा वेस्टलैंड से कुछ खास ही नहीं, इसका ये ये हुआ था ये कि किसी सारे टाइटल्स फिर मैंने वेस्टलैंड को ही दे दिए थे अच्छा चारों। अच्छा ये किताब शुरू में हरानंद पब्लिकेशंस ने की थी। हम्म ये किताब रोली ने की थी, फादर डियरेस्ट। हम्म ये वेस्टलैंड ने की थी, और इसके बाद मैंने अपने सारे टाइटल्स वेस्टलैंड को दे दिए थे। तो अभी चारों टाइटल्स वेस्टलैंड के पास हैं। वेस्टलैंड के जी। पास है, इसलिए अगर किसी को ये किताब पढ़नी हो तो ये भी वेस्टलैंड के पास है और इसका भी मूल्य 450 है। अब आते हैं ये तीसरी जो सबसे चर्चित किताब है, द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा। हम्म। बा को आपने क्यों पकड़ा? जब लोग गांधी जी पर पूरी दुनिया, जैसा कि हम लोगों ने बातचीत में भी कहा, लाखों शब्द उनके बारे में लिखे गए होंगे और पूरी दुनिया गांधी जी के एस्पेक्ट से, उनकी हर सांस पर आपने कहा है कि किताबें लगभग लिखी गई हैं। दुनिया की हर भाषा में, हर देश में उनकी लोकप्रियता व्याप्त रही है। बाकी डायरी भी पिछले दिनों कुछ साल पहले संभवतः वो कुछ लिखती थी और उनके तुषार अरुण गांधी ने वो किताब कहीं से तुषार ने मेरे बाद लिखी है बाद कहानी। में लिखी, हाँ बाद और में उस लिखी। उस तुषार जब मुझे मिले पूना लिट फेस्ट में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे ये शिकायत, पहली बात तो उन्होंने ट्वीट किया, आपकी बात को मैं काट रही हूँ, वापस आएंगे उस बात पे। ट्रैश, आई डोंट रीड सच ट्रैश, नहीं, दिस इज ऑल ट्रैश। तब ये किताब निकली थी, मैंने छोड़ दी वो बात।
इत्तेफाक से मुझे वो पूना लिट फेस्ट पे मिल गए, हम एक ही पैनल पे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुषार भाई आपने मेरी किताब पढ़ी है? तो कहा नहीं। तो मैंने कहा आप इस किताब को ट्रैश नहीं, उससे भी भद्दी-भद्दी आप बातें कहिए, मुझे मंज़ूर है, लेकिन पढ़ने के बाद कहिएगा। एक बार पढ़ने के पहले आप ट्रैश कैसे कह सकते हैं उसको? तो झेंप गए, कुछ कहा नहीं उन्होंने। पर एक शिकायत तुमसे मुझे ये है, तुषार ने कहा, कि तुम्हारी किताब मेरी सब किताबों से ज़्यादा चर्चित है और ज़्यादा बिकी है। गांधी फैमिली का तो मैं हूँ, इसका फ़ायदा तो मुझे मिलना चाहिए था। उसके 1 डेढ़ साल बाद उन्होंने द डायरी माय बाज़ डायरी करके उन्होंने किताब लिखी है। मैंने वो पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं अपने जो ज़हन में बा की जो मेरी एक छवि है और मैंने अपना जो एक रिसर्च करके बा को बनाया है, उसको मैं धूमिल नहीं करना चाहती तुषार की किताब को पढ़ के। सॉरी, अब आप अपनी हाँ, बात तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने पर क्यों लिखा और द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा से आप कहना क्या चाहते थे दरअसल? शुरू में बा के बारे में मैंने जब सोचा कि किसी ने सुझाया कि बा कस्तूरबा पे कहानी लिखो तुम, मर्चेंट्स ऑफ डेथ और फादर डियरेस्ट में लिख चुकी थी, और ऐसी फड़कती हुई पर्सनालिटीज़ की कहानियाँ इतने नमकीन, इतने रोचक, इतने स्कैंडलस। उसके बाद मुझे लगा कि कस्तूरबा की कहानी मेरी कलम से कितनी अनफिट रहेगी, कि एकदम फीकी मट्ठी, ये कौन पढ़ेगा इस किताब को? छोड़ दी मैंने। फिर ऐसे ही जैसे कि एक डेस्टिनी का वो है विधि का विधान, मैंने पढ़ना शुरू किया बा के बारे में, और मुझे इतनी अंदर से कचोट हुई है अंदर से, कि इस औरत की कहानी को मुझे अपनी ज़बान से कहना चाहिए। तो जैसे-जैसे मैं पढ़ती गई ये, मैंने कहा कि ये वो नहीं है जो हम समझते हैं कि कस्तूर है। तो जब मैं कस्तूरबा की कहानी खंगालने लगी एक तरह से, और मुझे लगा कि कितनी गलत धारणा है हमारे दिमाग में। कस्तूरबा तो वो है ही नहीं जो रिचर्ड एटनबरा ने बनाई है। ये एक छवि एक से ढकी हुई खादी से, दिखी तो दिखी, नहीं दिखी तो ओझल हो गई। कस्तूरबा तो इतनी ज़्यादा पावरफुल एक स्त्री है जिसको दबा दिया गया, मतलब हम लोगों ने भुला दिया। और एक मोमिन का, मैं गलत कहूँ तो माफ़ करना, एक शेर मुझे याद आया कि दूर से मेरी कब्र से आवाज़ आई, तुम कहाँ हो मेरे यारों, मैं ज़िंदा हूँ अभी। और कस्तूरबा को जैसे-जैसे मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि महात्मा को तो हम सब जानते हैं और हमने उनको स्वीकारा, उनको पूजा। कस्तूरबा हैड टू डील विद द ऑर्डिनरीनेस ऑफ दैट मैन, कि वो कितना अमानवीय मनुष्य था, वो कस्तूरबा को झेलना पड़ा। वो कैसा पति था, वो कैसा पिता था। तो वो एक केवल पूरे संसार में एक वो शख्सियत है जिसने गांधी जी का वो क्रूर रूप देखा। बाकी सब ने तो उनको बिल्कुल खुदा बना दिया। तो जब मैंने ये सुना और एकदम से मेरे अंदर वो वाली औरत जागी, कि मैंने कहा नहीं, ये कहानी तो मुझे कहनी पड़ेगी। और धीरे धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कस्तूरबा गांधी जी के तो हर सांस पे कई कई पन्ने लिखे गए, और उन सब उस फेज में या उस फ्रेम में कस्तूरबा तो वही है। तो मुझे जो चैलेंज लगा कि मुझे पहली बात कस्तूरबा की आत्मा में घुस के मुझे उनकी वो फीलिंग लानी पड़ी अंदर, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि मैं तो आज की पीढ़ी की औरत, कस्तूरबा 100 साल पहले की, चाहे कैसी भी रही हो, हमारी बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं गुजराती और मारवाड़ी समाज में, बहुत सारी। तो वो तो एक आसान था, पहनने ओढ़ने का तरीका, खाना, बोलना, वो उसमें मुझे मुश्किल नहीं हुई। लेकिन अपने आप को 100 साल पहले की एक औरत बना के वो सोच में डालना, कि जिसमें एक छाया हो गई वो अपने पति की, जबकि ये मेरा एकदम प्रोक्लेमेशन है कि कस्तूरबा नहीं होती तो गांधी महात्मा नहीं बनते। तो फिर मैंने कस्तूरबा पे रिसर्च शुरू करी, गांधी जी के अपनी और एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ को मैंने एक स्केलेटन बनाया बहुत सी किताबों में। क्योंकि देखिए, मेरे को बहुत ध्यान से लिखना पड़ा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल कैनवस है, उस सत्य को मैं डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती थी।
तो वो तो पूरा बैकड्रॉप है कि इस साल में पैदा हुए, इस साल में बच्चा हुआ, इस साल में अफ्रीका चले गए, वो सब तो वो पूरा कैनवस एक साथ वो चलता है। लेकिन उसके इस तरफ से कैमरे के पीछे से कस्तूरबा की आंखों से वो दृश्य, जैसे संजय महाभारत में एक वो दृष्टांत देख के और वो एक नैरेटिव कर रहे हैं, वो कस्तूरबा की आवाज़ है ये। आप की इस बात से तो कोई भी असहमत नहीं हो सकता, यहाँ तक कि गांधी जी ने भी ये माना था कि बा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब बा का देहांत हुआ तो जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो ओबिचुरी आया था गांधी जी के लिए, जो उन्होंने पत्र लिखा था, संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस समय जापान में थे सुभाष बाबू, जहाँ से उन्होंने पत्र लिखा था। और उसको उनका मानना था कि इसके लिए ब्रिटिश सरकार को क्षमा नहीं किया जा सकता। और बापू को उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से जब लौटूंगा तो आपको मिल के उसके बारे में बोलूँगा। मैं अगर ये कहूँ कि द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा की दृष्टि से आपने कस्तूरबा की आत्मा में प्रवेश करके महात्मा को महात्मा बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में लिखा है। लेकिन मैं अगर पूछूं कि आखिरी आपकी निष्पत्ति क्या है, मतलब आखिरी निष्कर्ष क्या देंगी गांधी जी की तमाम, आपने कहा कि उनकी जो मनुष्य की जो खामियां हो सकती हैं उसको अगर किसी एक व्यक्ति ने भुगता तो बात ही, उनका जो क्रूर पक्ष है वो संभवतः उनके परिवार ने, उनके बड़े बेटों ने भुगता। उनकी महानता का लाभ पूरी दुनिया को मिला, पूरे देश को मिला। लेकिन उनका जो नकारात्मक पक्ष था उसका शिकार जो है वो केवल उनका परिवार हुआ, और उसमें भी पत्नी बा मुख्य तौर पर थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आखिरी निष्कर्ष बतौर द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा की लेखिका के तौर पर अगर आपको आज तय करना पड़े, अब किताब लिखे भी बहुत समय हो गया और आपके मन का वो उद्वेग जो आप मुझे लगता है कि तमाम जो पुरुषवादी मानसिकता है और जो माता जी की जो स्त्रीवाद है, स्त्रीवाद और उनका जो लेख की कौशल है और अपने पिताजी की दृढ़ता या पिताजी की का प्रेम, और प्रेम के साथ साथ उसका जो विरोधी पक्ष है उनका परित्याग, और उन चीज़ों से सभी चीज़ों का मिश्रित जो असर आपके मनोभाव पे रहा हो, आपके लेख की जीवन पर रहा हो, और बतौर मनोवैज्ञानिक भी जो आपने समझा हो। आज अगर आपको तय करना हो और बा के रूप में आप तय करें तो गांधी को कहाँ पाती हैं? गांधी बा की नज़र से अगर मैं बा हूँ, क्योंकि मेरे में वो एक दैविक कोई क्वालिटीज़ नहीं है, मैं बिल्कुल साधारण इस धरती की सब त्रुटियों भरी विथ ऑल द फ्रेलिटीज़ ऑफ अ वुमन मैं हूँ। मैं गांधी जी को मोस्ट ऑर्डिनरी मैन पे रखती हूँ। गांधी जी को मैं महात्मा के तौर पे नहीं रखती। मैं गांधी जी को योगी कह सकती हूँ, फिलोसोफर कह सकती हूँ, सोशल रिफॉर्मर कह सकती हूँ, एक प्रोग्रेसिव लिबरल कह सकती हूँ, मैं स्कॉलर कह सकती हूँ। लेकिन मैं गांधी जी को महात्मा का दर्जा मैं नहीं दे सकती। गांधी जी ने हमको स्वतंत्रता दिलवाई, उसमें बहुत बड़े वो एक लीडर थे उसमें, लेकिन अकेले गांधी जी ने हमको स्वतंत्र नहीं किया। वो हालात उस वक्त ऐसे हो गए थे कि आगे पीछे ब्रिटिश को छोड़ के जाना ही पड़ता। तो पहली बात तो ये कि महात्मा मेरी नज़र में, पाठक की नज़र में, लेखक की नज़र में और बा की नज़र में महात्मा नहीं है। आपके पाठकों की नज़र में दूसरी बात ये है, एक तरह से सहानुभूति आती है मन में गांधी के लिए कि इतना बड़ा डाइकोटमी उनकी कैरेक्टर में। और मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी। ब्रह्मचर्य का उन्होंने प्रण लिया, सारी उम्र औरतों से घिरे रहे। तो ब्रह्मचर्य केवल कस्तूरबा के लिए,
नहीं तो आप जो आरोप लगा रही हैं कि जिन औरतों के साथ घिरे थे घिरे जो रहे, ब्रह्मचर्य का घिनौने इन्होंने प्रयोग किए औरतों के साथ में, जो कि मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने खुद अपनी जीवनी में कहा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अब ये मत कहिएगा कि आपको उनके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि मैं कल ही भेज दूंगी आपके पास में एक किताब। उन्होंने जो सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज ब्रह्मचर्य जो किए, अब वो जैसे कि मैं कहती हूँ ना, जितने सारे ये प्योरिस्ट्स हैं और जो पूरे आध्यात्म पे बिलोंग करते हैं और एक हमारे बहुत करीब मित्र हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको तो आप समझ ही नहीं पाएंगी कि इसके अंदर उनकी क्या वो एक थी, क्या परम सैक्रिफाइस था। मैंने कहा छोड़िए उनका परम सैक्रिफाइस, और मैं छोटे में कहती हूँ विदाउट साउंडिंग ऑब्सीन, नग्न छोटी लड़कियां जो उनकी एक ग्रैंड चाइल्ड और एक मन्नू और एक वो मीरा या जो भी नाम था उसका, दोनों उनके बिस्तर में रात को नग्न सोती थी आश्रम में, जो इनके एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग थे। बात अब तक जा चुकी थी और बाकी जाने के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। या नोआखाली में चारों तरफ राइट्स हो रहे थे और गांधी जी के प्रयोग वहाँ नोआखाली में कैंप में चल रहे थे। ठीक है, अच्छा ये मत समझिएगा कि मैं लिबरल नहीं हूँ दिमाग में, आई एम बीइंग मॉरलिस्टिक या नैरो माइंडेड, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं, आपने उस वक्त ये मनस्थिति समझी कि वो मन्नू और उस दूसरी बच्ची का क्या रहा होगा, उसका दिमाग का संतुलन। क्योंकि गांधी जी तो उस वक्त महात्मा के रूप में थे, जो गांधी एक कल्ट फिगर थे। इन औरतों को भयंकर आकर्षण था गांधी जी के लिए। झगड़े होते थे आश्रम में कि आज उनके बिस्तर में मैं सोऊंगी या तू सोएगी। मनु के बारे में गांधी जी से लिखा एक डायरी आई है, जो आपके ही आज तक में इंडिया टुडे ने छापी थी, वो मनु की डायरी। अब आप मत ऐसे कीजिए कि आपको पता ही नहीं है। मुरारजी देसाई मन्नू को मिलने गए, पूना में एक हॉस्पिटल में थी ये। जब बा की डेथ हो गई कि मन्नू के फादर ने उससे कहा कि ये डायरी तुमने लिखी है, इस डायरी को मिसयूज़ करेंगे लोग, इसको बी वेरी केयरफुल विद दिस डायरी। खैर एनीवे वो डायरी तो आपको मिल ही गई। मन्नू हॉस्पिटल में बीमार थी, मुरारजी देसाई उसको देखने गए, तो जो मैंने वर्णन पढ़ा है, सिहर गई मैं देख के। शी हैड रैशेज ऑल ओवर हर बॉडी, शी वॉज इनकोहेरेंट, होश मतलब वो एक तरह से दिमाग का संतुलन उनका बिगड़ गया था। उसके ऊपर ये जो प्रतिक्रिया हुई गांधी जी के मरने की, उनसे अलग होने की, और ये जो इन्होंने प्रयोग किए ब्रह्मचर्य को इन्होंने अपना टेस्ट करने के लिए, उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रही? आपने तो अपना ब्रह्मचर्य साबित कर लिया कि चलिए इतने बड़े टेम्पटेशन के सामने भी हमारे अंदर कोई वो गलत धारणा आई ही नहीं, कोई अंदर स्टरिंग हुई ही नहीं मेरे। पर वो तो 18 और 20 साल की नौजवान लड़कियां थीं। मुझे लगता है राजगोपालाचारी ने इस बारे में सबसे पहले एक चिट्ठी लिख के इस प्रश्न को उठाया था, और जिसका उत्तर कहते हैं कि गांधी जी ने ये कह के दिया था कि मैं इनके लिए माँ के रूप में हूँ, न कि पिता के रूप में या दादा के रूप में। मैं पुरुष रूप में इनको न देखता हूँ न पाता हूँ, और एक माँ जितने वात्सल्य के साथ अपने बच्चे के साथ सोती है, मैं उस रूप में इनके साथ हूँ। ऐसा उत्तर उन्होंने राजगोपालाचारी को दिया था। फिर भी राजगोपालाचारी जी का दबाव था, और बाद में उसको उन्होंने शायद उस प्रयोग को उन्होंने बंद किया जी। उनके दबाव में कहने के बाद, कि चाहे जो भी हो, जितना भी आपका संकल्प हो, दुनिया इसको अलग ढंग से देखती है और दूसरी नज़र से देखती है। मैं हो सकता है कि शायद गांधी जी के जीवन का यह सर्वाधिक नकारात्मक पक्ष रहा हो कि जब भी वो अपने निर्णय करते थे तो वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उसका इम्पैक्ट या उसका प्रभाव दूसरों पर क्या होगा। ये उनके आंदोलनों के समय भी चलता रहा, सामाजिक प्रयोगों के साथ भी चलता रहा। पूरे जीवन इस तरह की विसंगतियों के साथ वो जीते रहे कि कोई भी निर्णय किया, कभी भी अचानक एब्रप्टली किसी चीज़ को मना कर देते थे। तो खैर उनका जो जीवन था,
हम लोग बाकी नज़र से मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आपने क्या कहा, और इसका उत्तर शायद बा ही दे पाती अगर नहीं, होती तो तो। उसका नाम आभा था, मनोहर आभा। मेरा पॉइंट ये है कि मेरी कितनी भी एक स्वच्छ, एक खुली सोच हो, मैं ये समझती हूँ कि देखिए, एक अगर कोई एक्शन होता है, तो यूनिलैटरल नहीं होता है, उसके रिपरकशंस होते हैं। आप अगर अकेले हिमालय में चले जाएँ और तपस्या करे चले जाएँ, तो उसका रिपरकशन आपकी फैमिली के ऊपर होता है। आपने अपने लिए तो प्रयोग कर लिया, सन्यासी बन गए, मुक्त हो गए, अपना मार्ग आपने चुन लिया, पर जो आपने गृहस्थ पीछे छोड़ दिया, उसके ऊपर आपका क्या एक वो दायित्व है कि उनको सँभालें आप। छोटा-सा एक उदाहरण है। गांधी जी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, अगर मान लीजिए मैं ये भी कहती हूँ कि गांधी जी के अंदर कहीं भी कोई हल्कापना उस वक़्त उनके उन एक्सपेरिमेंट्स में नहीं था, क्योंकि अंदर से उनकी आत्मा स्वच्छ थी कि हमने कुकर्म नहीं किया। अगर उसका फॉल आउट में कोई कैजुअल्टी हो गई या कोई मर गया या कोई बह गया, तो उससे मुझे दोषी न ठहराइए। यही हुआ ना एक तरह से उनका। तो मैं ये कहती हूँ कि महापुरुष वो है कि जिसने अगर कोई एक बीड़ा उठाया है या एक कदम उठाया है और उसमें आपके साथ में 6 लोग और जुड़े हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आपके उस कदम का इनके ऊपर कोई गलत असर या कोई नुकसान ना हो। चलिए, आपकी बात से आपकी अगली किताब पर आते हैं, राधा पर, जिस पर हमारे दर्शक जानते हैं कि राधा पर हमने पहले भी चर्चा की है। इसी साहित्य तक के बुक कैफ़े के शब्दरथी कार्यक्रम में आपको इस पुस्तक के बारे में विस्तार से पता चलेगा कि नीलिमा डालमिया आधार जी के अपने विचार क्या हैं राधा को लिखने के दौरान। लेकिन चूँकि अभी हम लोग बातें मुलाकातें कार्यक्रम में अलग-अलग पुस्तकों पे बात कर रहे थे, इसलिए राधा से जुड़ा एक सवाल पूछूँगा, जो उस साक्षात्कार के दौरान नहीं पूछा जा सका था, और अभी बापू पर उठे प्रश्न के साथ ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा में आप महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के साथ जो प्रयोग थे, और उन प्रयोग का जो आखिरी चरण था जिसमें वो नोआखाली में आभा और मनु मन्नू। के साथ जिस प्रयोग को आप कह रहे हैं कि उन दो कन्याओं के ऊपर क्या गुजरी होगी, और एक तरह से बापू अगर चाहे जितनी भी पवित्र आत्मा रहे हों, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए था कि मेरे जो प्रयोग है, मैं महात्मा भले ही बन जाऊं ब्रह्मचर्य के साथ 100% सही हो, लेकिन जो प्रयोग का दूसरा पक्ष है उनके ऊपर क्या मानसिक असर हुआ होगा। राधा को लिखते समय आपने इस बात पर विचार क्यों नहीं किया कि जिस बच्चे को राधा ने गोद में अपने खिलाया, जो कृष्ण थे, वह उसी से वह शारीरिक दैहिक प्रेम कम से कम आपकी किताब के हिसाब से कैसे कर पाई? केड़ा सवाल है ये। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन क्योंकि राधा का जो एक कैरेक्टर किरदार इसमें जो डेवलप होके आता है कि राधा कृष्ण से बड़ी थीं, जो कि मैंने अपने रिसर्च में पाया या मैंने अपनी किताब में लिखा, 13 साल बड़ी थीं। तो ये तो ऐसा नहीं है कि न भूतो न भविष्यति, ये तो हुआ भी है और होगा भी कि बड़ी औरत और छोटा पति या छोटा आदमी या युवा, ऐसा तो नहीं है कि उनके शारीरिक संबंध हो नहीं सकते और विवाह नहीं हो सकते। हमारे मारवाड़ियों में तो कहते हैं कि बड़ी बहू और बड़े भाग। तो हमारे फादर की तो पहली जो पत्नी थी वो उनसे 3 साल बड़ी थी, बा गांधी जी से 3 साल बड़ी थी। तो पहली बात तो ये कि छोटे और बड़े जो उम्र का जो अंतर है वो ये। दूसरा सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं कि जिसको आपने बच्चे की तरह गोद में रखा, जिसकी पूरी अनुभूति एक माँ और बच्चे की रही हुई होगी, उसको आपने उसका प्रेमिका में कैसे रूप बदल दिया? उसका जवाब मेरे पास ये है कि देखिए, आप ग्रीक माइथोलॉजी, इंडियन एथिक्स, रोमन
माइथोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, कहीं कहीं भी आप ढूंढ लीजिए तो ऐसा नहीं है कि ये प्रसंग आपको नहीं मिलेगा कि माँ और बेटे में एक सेक्सुअल प्यार नहीं रहा हो या इंटरेक्शन नहीं रहा हो। एक तो वो तरफ। दूसरा ये कि राधा ने कृष्ण को कभी अपने बच्चे के रूप में देखा ही नहीं। वो जब पहली बार कृष्ण के जन्म में जब आयन गोप अपने पति के साथ अपनी ननद, यशोदा ननद है उनकी, कि उनके घर में जाती हैं और कृष्ण पे पहली दृष्टि जो उनकी पड़ती है तो वो एक एक वो सिहरन होती है जो कि एक ममता नहीं है माँ की, तो बच्चा स्वरूप है लेकिन उसको लगता है कि ये तो वो है जो मेरे सपने में आता था। तो पहले दिन से राधा ने तो उनको कभी अपना बच्चे के रूप में देखा ही नहीं। और कृष्ण के अल्हड़पने में राधा को, कृष्ण ने कभी राधा को मैया नहीं सोचा। राधा ही कहते थे, उसमें छेड़ते थे, पल्ला खींचते थे, तो एक फ्लर्टेशियस उनका रिलेशनशिप था। तो मैं समझती हूँ कि जो आपको लग रहा है कि ब्रूटलाइज किया मैंने सेंसेस को, कि जो बच्चा था उसी को आपने एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में कैसे बदल दिया, तो वो तो शुरू से उसने उनको बच्चा समझा ही नहीं। अब अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो फिर मैं कुछ कुछ और कहीं नहीं से कुछ नहीं ढूंढूं। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं तो केवल एक लेखक का जो दृष्टिकोण है उसको समझने की, जानने की कोशिश कर रहा था। अब हम इस बातचीत के आखिरी चरण में हैं। 2 सवाल और मैं पूछूंगा। नीलिमा डालमिया आधार आज उम्र के जिस पड़ाव पर हैं और अपने अतीत से लेकर आज तक जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जो भाग्य से आपके साथ जुड़ गई। जैसे आपके माताजी की शादी आपके पिताजी से हो, इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं थी। वो उनकी छठी पत्नी हो, इसमें भी आपकी कोई भूमिका नहीं थी। अपने जीवन को बचपन से लेकर आज तक आप यहाँ जिस यात्रा से गुजरी हैं, जिस दौर से गुजरी हैं, उससे कितनी संतुष्ट हैं और क्या पाती हैं इन किताबों को आने के बाद, और किस रूप में समाज में आगे आने वाले समय में आप पहचाना जाना पसंद करेंगी? आपको अगर मैं पूछूं कि आपको अगर एक शब्द में मैं पूछूं कि मान लीजिए नीलिमा डालमिया आधार कौन है? क्या वो दिनेश नंदिनी डालमिया की बेटी के रूप में ज़्यादा उनको लगाव महसूस होता है, रामकृष्ण डालमिया की बेटी के रूप में लगाव महसूस होता है, अमिताभ आधार की पत्नी के रूप में होता है, या नीलिमा डालमिया आधार का अपना जो व्यक्तित्व है उससे वो संतुष्ट हैं, या दादी भी अब तो आप बन गई हैं, दादी और माँ के रूप में किस स्वरूप में आप अपने को? देखिए, दादी और नानी जो जहाँ आपने बोल दिया तो वहीं पे तो मैं पानी पानी, उस रिश्ते को तो मैं और कुछ बोल ही नहीं सकती। सारी खुदाई एक तरफ और ग्रैंड चिल्ड्रन एक तरफ, तो वो तो छोड़ ही दीजिए, उसको तो इसमें आप जोड़िए ही मत। लेकिन अगर मुझसे आप कहें कि आप अपनी पहचान किस रूप में चाहेंगी, तो एक तो मैं कहूँगी कि इटर्नली 16 ईयर ओल्ड यूथ, कि मैं अपने दिमाग से मैं अपने को वृद्ध समझ ही नहीं पाती हूँ। नहीं तो वृद्ध हम तो कह भी नहीं नहीं, रहे मैं हैं। कह रही हूँ कि इवन सीनियर सिटीजन मुझे घबराहट होती है। हम भी नहीं कह रहे हाँ, हैं। तो हमारे दर्शक भी नहीं तो कहेंगे। मैं अपने आप को उसी में फ्रीज कर देना चाहती हूँ कि 16 ईयर ओल्ड रोमांटिक वॉरियर। 16 ईयर ओल्ड रोमांटिक वॉरियर के हिस्से में ये 4 महत्वपूर्ण किताबें कहाँ से आएंगी देवी? तो 16 ईयर ओल्ड तो इस धरती पे थी ना, उसके पहले पता नहीं कितने 100 साल मैं ब्रह्मांड में घूमी हूँ। और ये सब, और ये मैं अब मजाक में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इन किताबों में, और एक मैं लास्ट आपको वाकया बताती हूँ जिससे मेरी बात का आपको प्रमाण मिलेगा। इन किताबों में कई ऐसी चीज़ों के जिक्र हैं और ऐसी चीज़ों के एक वर्णन है, ऐसी जगहों के वर्णन है जहाँ पे मैं कभी नहीं गई, इस जन्म में मैं नहीं गई।
और इन किताबों में ऐसी भावनाओं के वर्णन हैं जो ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं 100-200 साल पहले। तो मैंने जब मर्चेंट्स ऑफ डेथ लिखी है, एक मेरी फ्रेंड हैं जो एडिटर हैं पहले, और मैंने पब्लिश होने के पहले उसको मैंने भेजी, तो मुझे उसने फ़ोन किया कि तुम्हारी बहुत बुरी आदत है कि मुझे एक किताब भेज देती हो और 2 रात मैं सोई नहीं। इसको मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं 2 रात के बाद मैं सोई हूँ। और फिर उसने कहा मुझे कि तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर है, वो क्या तुमने क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टस को तुमने उतारा है उसमें। जय, मैं एकदम स्टन हो गई। मैंने कहा किसकी बात कर रही हो तुम? तो उसने कहा डॉक्टर फॉस्टस तुमने पढ़ी नहीं है क्रिस्टोफर मार्लो की? मैंने कहा मैंने नाम भी नहीं सुना है, क्योंकि लिटरेचर की तो मैं स्टूडेंट रही नहीं। मुझे अम्मा ने ज़बरदस्ती होम साइंस में भेज दिया कि रोड क्रॉस करेगी, लेडी ऑफ इन कॉलेज में जाएगी, आवारा लड़कियां जाती हैं यूनिवर्सिटी, आँख के नीचे रहेगी। वो बिल्कुल फेल हो गया उनका प्लान, लेकिन लिटरेचर मुझे पढ़ने ही नहीं दिया गया। फिर लिटरेचर का इतना ज़्यादा मेरे अंदर एक चंबुक की तरह एक अट्रैक्शन था, मैं फिर लिटरेचर की दुनिया में आ गई। उसके बाद मैंने क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फॉस्टस की किताब मैंने पढ़ी, जो उसमें मेन कैरेक्टर है। हूबहू जो लास्ट चैप्टर है वो क्रिस्टोफर मार्लो की किताब का मेन वो है। कब पढ़ी मैंने, किस जन्म में मैंने पढ़ी, मुझे तो नहीं मालूम। तो जो कुछ मैंने इसमें लिखा या घटा वो पहले कभी और किसी कवि ने, किसी राइटर ने, ऑथर ने, फिलोसोफर ने कभी ना कभी तो लिखा है। जो मैं एक सररियल दुनिया में रहती हूँ कि जैसे मुझे कई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, खुशबू आती हैं। जैसे जब मैं राधा को लिखती थी तो मुझे ऐसा लगता था रोज़ेस की खुशबू या चमेली की खुशबू मेरे आसपास है। रंग दिखते थे मुझे। मैं अपनी अलमारी में बहुत रंग पहनती हूँ, सफ़ेद और काला मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसे-ऐसे रंग मुझे दिखाई देते थे कि जैसे रंगों के अंदर मेरा पूरा ज़हन रंगों में भीग गया है। तो ये वाली जो एक हाइटेंड सेंसिटिविटी जिसको हम कहेंगे, मैं कवि तो हूँ नहीं, मैं राइटर भी, मैं ज़बरदस्ती की राइटर हूँ। मैंने कभी नहीं समझा था कि मैं राइटिंग करूँगी। तो ये किसी और जन्म में, किसी और पता नहीं ट्रैवल जर्नी में कभी तो मैं वहाँ गई थी। इसमें जो बरसाना का वर्णन है, मैं बरसाना नहीं गई हूँ, लेकिन जो लोग गए हैं वो कहते हैं कब गई थी तुम? तुमने तो बहुत ही अच्छा वो खींचा है। जो इस किताब में मेरे फादर का चिड़ावा का, जो उनके बर्थ प्लेस का जो वर्णन है, आज तक मैं चिड़ावा नहीं गई हूँ। तो मैं कितने साल की हूँ? कई 100 साल की हूँ। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। मैं ये किताबें हिंदी में कब आएँगी और या कुछ किताबें शायद मुझे लग रहा है बा वाली किताब हाँ, हिंदी में आ ये चुकी हिंदी है। में ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है। हाँ। और राधा, इसका मैं फादर डियरेस्ट की पता नहीं क्यों ट्रांसलेशन होनी चाहिए थी, पर हुई नहीं। इस पे मैं अब पहल करूँगी। लेकिन राधा जो मेरे को अत्यंत खुशी हुई है कि रेख्ता पब्लिकेशंस ने मेरे साथ में इसका राइट्स लिया है, तो उर्दू और हिंदी दोनों में वो इसका कर मुझे रहा है। लगता है कि जो लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हों और हमारे बहुत सारे प्रकाशक भी हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और उन लोगों का पसंदीदा कार्यक्रम है, तो उनमें से जो लोग भी उत्सुक हों इन किताबों के, जो बची हुई 2 किताबें हैं, फादर डियरेस्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर.के. डालमिया और मर्चेंट ऑफ डेथ, उनके हिंदी अनुवाद के लिए नीलिमा डालमिया आधार जी से संपर्क कर सकते हैं। आप ऐसे ही किताबें लिखती रहें, जब समय हो हमसे बातचीत करने के लिए अवसर निकालती रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत अच्छा लगा जय, खंगाल दिया आपने मुझे। मतलब पिछले जन्म से लेके और अगले जन्म तक मुझे आपने पहुँचा दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया मुझे। शुक्रिया।